हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम ग्रास्प ऑफ यूपीएससी। तो इस वीडियो में हम विजन आईएएस के जनवरी मंथ के पॉलिटी एंड गवर्नेंस के सेक्शन को डिस्कस करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी अ ब्रीफ but a very important video. So in case you find this particular video helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to the channel if you haven't done that. Also, अगर आप विजन आईएएस मंथली मैगजीन से जनरली भी स्ट्रगल कर रहे हैं तो आई वुड लिंक द एंटायर प्लेलिस्ट इन द आई बटन। आप जिस भी मंथ की जिस भी सेक्शन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। अगर आप उनसे स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप वो पर्टिकुलर वीडियो देख सकते हैं। यू वुड डेफिनेटली बेनिफिट, and in case you benefit and you find someone else who's been struggling with these magazines, you can consider sharing these videos with them as well. Please share about TBM with anyone whom you think can benefit from it. All right, so let's get started. एक और चीज, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि a lot is going on there. You know very well, हम रात को रोज 10 बजे 2 पोल्स कंडक्ट करते हैं। पहले पोल में ऑफ कोर्स आपके पूरे दिन में आपने क्या क्या अपने टारगेट्स कंप्लीट किए। इट्स लाइक अ रिपोर्ट कार्ड, यू कीप अ चेक ऑन योरसेल्फ। ओके, सो इट्स फॉर यू, nobody else is going to get anything from these posts. तो पहला है बेसिकली दिन का रिपोर्ट कार्ड, डेज रिपोर्ट कार्ड, और दूसरा होता है इमोशनल रिपोर्ट कार्ड। इमोशनल बेसिकली आपने पूरे दिन में इन विच मेंटल स्टेट वर यू इन। ओके, सो द एम इज कि आप जो आज हैं उससे कल बेहतर बने। तो अगर इसमें यू डिडंट परफॉर्म वेल, यू विल परफॉर्म वेल टुमारो, है ना। Today you didn't perform well in this particular poll, you will perform better tomorrow. You will of course strive for it. Okay, तो ये बेसिकली इसका एम है। ऑल्सो अगर आप ये हाईलाइटेड पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं रिविजन पर्पसेस के लिए तो आप तब भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज यू विल फाइंड दीज पीडीएफ्स देयर। ऑल्सो एक और चीज के, अगर आप अभी तक you have not started solving the MCQs, तो हम आप जानते हैं कि हम 300 प्लस MCQs कवर करेंगे आपके प्रीलिम से पहले। तो ये विजन आईएएस मंथली मैगजीन्स में से ही ये MCQs होंगे। अभी हम दिसंबर मंथ के MCQs कवर कर चुके हैं। वी हैव स्टार्टेड विद द नवंबर मंथ। तो हम 3 MCQs डेली अपलोड करते हैं। आप एक बार ही देखिए, क्वेश्चंस का आप स्टैंडर्ड देखिए। आप इस चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में जाइए जहां पोस्ट मिलेंगी आपको, तो वहीं पे ये MCQs अपलोड किए जाते हैं ऑन अ डेली बेसिस। तो ट्राई सॉल्विंग देम। आप रियलाइज करेंगे कि बिल्कुल यूपीएससी के प्रीलिम्स के पैटर्न पे बने हैं। जो एलिमिनेशन की पैटर्न वहां यूज होता है, एग्जैक्टली वैसे क्वेश्चंस ये फ्रेम किए जा रहे हैं। और इसी बहाने आपके विजन आईएएस मंथली मैगजीन्स की प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी रिविजन हो जाएगी। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो है ट्राइब्यूनल सिस्टम इन इंडिया। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसपे यूपीएससी की तरफ से क्वेश्चन थोड़े समय से पेंडिंग है। 2021 से अगर मैं कहूं तो यूपीएससी के पार्ट पे ट्राइब्यूनल सिस्टम इन इंडिया हैज बीन पेंडिंग। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप इस बार के प्रीलिम्स और मेंस के लिए इस टॉपिक को पढ़ के जाएं। अब इस पूरे टॉपिक में देखिए, इट्स अ वेरी नाइस कंटेंट आई वुड से, जो विजन आईएएस लेके आया है। तो आपको यहाँ पे ट्राइब्यूनल सिस्टम के बारे में यू गेट द इंफॉर्मेशन, ऑफ कोर्स बेसिक, कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, ऑल दैट, है ना। तो ये आपको यहाँ मिल जाएगा। सिग्निफिकेंस क्या है ट्राइब्यूनल्स का, और ट्राइब्यूनल से रिलेटेड कंसर्न्स क्या है। तो ये तो बहुत बेसिक और वे फॉरवर्ड क्या है। ओके, इट्स अ गुड कंटेंट आई वुड से। लेकिन अब यहाँ पे आपको एक्चुअल में पढ़ना क्या है, ये सब कुछ तो पढ़ना ही है, पर आपके अगर हम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो आपको बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए इस सुप्रीम कोर्ट के केस के बारे में। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे, आप जानते हैं, कुछ भी अगर बोला है दैट बिकम्स द लॉ, है ना। वो इस देश के लिए लॉ बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने अगर आधार जजमेंट दी 2018 में, तो वो पूरा का पूरा जो जजमेंट था उसके 3-4 पॉइंट्स उठ के आपके 2020 के पेपर में आ गए प्रीलिम्स के। ऐसा ही होता है, राइट। सुप्रीम कोर्ट जो बोलती है वही लॉ बन जाता है। तो वैसे ही अब ट्राइब्यूनल्स का जो स्टेटस है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है वो है ना, कि ट्राइब्यूनल्स अगर गवर्नमेंट को डायरेक्ट नहीं कर सकती कि वो पॉलिसी बनाए कोई, तो अब ये स्टेटमेंट डायरेक्टली आ जाएगी। ठीक है, 4 स्टेटमेंट्स अगर ट्राइब्यूनल से रिलेटेड कि वो क्या कर सकते हैं, क्या फंक्शंस उनके लिए अलाउड हैं, क्या नहीं है, तो उसमें से ये स्टेटमेंट आएगी। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ बोला है। तो मेरा आपको बताने का पॉइंट ये है कि हमें यहाँ पे
पूरे सुप्रीम कोर्ट के जो 5-6 पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे ढंग से कवर नहीं हुए हैं कि क्या क्या उन्होंने अपनी जजमेंट में बोला, वो हम बहुत डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे जजमेंट का नाम भी नहीं लिखा हुआ है। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आपको मेंस में कोई सवाल मिलता है ट्राइब्यूनल सिस्टम पे, तो सबसे रीसेंट जजमेंट ही ये है, ठीक है, ट्राइब्यूनल्स के ऊपर। ओके तो आपको जजमेंट के बारे में पता होना चाहिए। यू शुड बी मेंशनिंग द जजमेंट इन योर आंसर, तो हम वो भी देखेंगे। ऑल्सो अगर क्योंकि यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल की बात हो रही है, तो आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ट्राइब्यूनल के साथ साथ आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल के बारे में भी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये सारी चीजें वी वुड ट्राई एंड कवर, और ऑफ कोर्स जो यहाँ पे लिखा है वो तो हम देखेंगे आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से। कौन से पॉइंट्स पे आपको ज्यादा एम्फेसिस डालना है, कौन सी चीजों को प्रायोरिटाइज करना है, वी वुड लुक इनटू दैट एज वेल। ऑलराइट, तो न्यूज क्या है? रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखिए जो ट्राइब्यूनल्स है ना, वो एक सरकार को डायरेक्ट नहीं कर सकते कि आप इस पे पॉलिसी बनाइए। अभी तक पॉलिसी क्यों नहीं बनाई आपने? यू कैन नॉट डू दैट। ओके, तो ये सुप्रीम कोर्ट की कौन सी जजमेंट है? इट इज नथिंग बट यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस एयर कमांडर एनके शर्मा। थोड़ा बड़ा नाम है पर आपको ये लिखना पड़ेगा अगर आपके ट्राइब्यूनल सिस्टम के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है मेंस में। सबसे रीसेंट जजमेंट यही है, इट्स यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस एयर कमांडर एनके शर्मा 2023। इस केस को अब हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बेसिकली एक सवाल से, एक क्वेश्चन से डील कर रही थी कि क्या जो आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल है वो सरकार को डायरेक्ट कर सकती थी कि आप पॉलिसी बनाइए एक पोस्ट को फिल करने के लिए। कौन सी पोस्ट को? जज एडवोकेट जनरल के लिए। नॉट इंपॉर्टेंट, आप बस सुन लीजिए, आपको इसका जिस्ट पता होना चाहिए, आपको ये क्या बोला है ये पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमें केस भी देखना पड़ेगा, अदरवाइज एक क्यूरोसिटी नहीं जनरेट होगी। ओके, तो सवाल ये था कि क्या जो AFT है वो सरकार को डायरेक्ट कर सकता था कि देखिए इस पोस्ट को फिल करने के लिए यू मस्ट कम अप विद अ पॉलिसी। ओके, यू विल हैव टू कम अप विद अ पॉलिसी। सो दैट वाज द क्वेश्चन। तो इसके जवाब में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि देखिए ट्राइब्यूनल्स, जिसमें आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल भी आता है, दे डू नॉट हैव द अथॉरिटी टू डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू फॉर्मुलेट स्पेसिफिक पॉलिसीज। ओके, और एक और चीज सुप्रीम कोर्ट ने कही जो आप जानते हैं, जो मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में जहां पे जुडिशरी का डिस्कशन होता है मैं आपको बार बार बताती हूँ कि सेपरेशन ऑफ पावर। जब मैंने आपको डीमोनेटाइजेशन वाली जब जजमेंट आई थी तब भी मैंने आपको ये समझाया था कि उसको पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए यूज नहीं किया जा सकता कि अरे देखिए डीमोनेटाइजेशन को तो सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडेट कर दिया। नहीं, वो सवाल सिर्फ इतना था कि क्या जिस तरीके से डीमोनेटाइजेशन हुई थी एक नोटिफिकेशन के माध्यम से, वो की जा सकती थी कि नहीं। जो जुडिशरी है वो सिर्फ इतना देख रही थी कि क्या जो सरकार है वो एक, उनको लॉ लेके आना चाहिए था पार्लियामेंट रूट से, और तभी सिर्फ डीमोनेटाइजेशन हो सकती थी, क्योंकि पहले भी अगर इस देश में कभी डीमोनेटाइजेशन हुई है तो वो लॉ के माध्यम से हुई। तो सवाल ये था कि वो करने का तरीका तो सही था कि नहीं था, वो वो एक पॉलिसी चेंज लाने का तरीका सही था कि नहीं। ये नहीं कि डीमोनेटाइजेशन सही है गलत है, उससे तो ब्लैक मनी हटी नहीं, इसमें जा ही नहीं सकती है, इसमें जुडिशरी जा ही नहीं सकती। यही तो सेपरेशन ऑफ पावर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तीन ये जो आप ऑर्गन्स देखते हैं गवर्नमेंट के, जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, तो ये क्यों बने हैं? क्योंकि एग्जीक्यूटिव को जनता ने अपने लिए चुन के भेजा है कि आप जानते हो कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है। तो एग्जीक्यूटिव जानेगा ना डीमोनेटाइजेशन अच्छा है बुरा है, वो ये जान ही नहीं सकते, उनकी एक्सपर्टीज ही नहीं है। जुडिशरी सिर्फ और सिर्फ कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हुआ है नहीं हुआ है ये सब देखता है और जूडिकेट करता है, ठीक है। तो ये होता है सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो यहाँ पे भी बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात बोली अपनी इस जजमेंट में, AFT वाले जजमेंट में, कि देखिए जो रोल है पॉलिसी मेकिंग का, दैट्स नॉट विद इन द डोमेन ऑफ जुडिशरी। ओके, तो उसमें क्वाज़ाई जुडिशियल बॉडीज भी आती हैं जिन्हें हम ट्राइब्यूनल्स कहते हैं। ऑलराइट, एक और चीज सुप्रीम कोर्ट ने कही, सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही कि देखिए इवन दो जो AFT है ना, जब भी आप कोई भी ट्राइब्यूनल पढ़ते हैं और भी बड़ी सारी बॉडीज हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वगैरह, जब आप उन्हें पढ़ेंगे तो उसमें एक लक्ष्मीकांत में सेंटेंस लिखा होता है कि इनके पास जो पावर्स हैं दे आर एक्चुअली लाइक सिविल कोर्ट वाली पावर्स, पढ़ते हैं राइट।
सो वही चीज AFT पे भी अप्लाई होती है, दैट इट इज वेस्टेड विद द पावर्स akin to a civil court। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे भी कुछ जस्टिफिकेशन दी। तो उन्होंने बोला कि देखिए हाँ, हमें पता है कि सिविल कोर्ट जैसे ही इनके पास पावर्स हैं, लेकिन ओके ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं है। ट्राइब्यूनल्स सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं है कि ये डायरेक्ट कर दें। ऑलराइट, तो दैट यू नो वेरी वेल, राइट। तो ये चीजें बेसिकली एम्फसाइज की गई। और एक और क्योंकि ये सेंटेंस आई थिंक यहाँ पे भी लिखा होगा कहीं ना कहीं, जैसे ये मैंने आपको समझाया, सुप्रीम कोर्ट ये मेकिंग पॉलिसी इज नॉट द डोमेन ऑफ द जुडिशरी। ओके, और एक और चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने कही कि देखिए ये जो जो फॉर्मुलेशन है या सैंक्शनिंग ऑफ पॉलिसीज हैं, एक सर्विस से रिलेटेड, डिफेंस पर्सनल से रिलेटेड, उनकी रेगुलराइजेशन से रिलेटेड, इट फॉल्स सोलली विद इन द गवर्नमेंट्स प्रेरोगेटिव। ये सिर्फ सरकार ही कर सकती है। ओके, तो ये कुछ बेसिक, क्योंकि देखिए जो मैंने आपको अभी सेंटेंस बोला है ये बहुत एक्सट्रीम साउंड कर सकता है, लेकिन अगर आप PYQ सॉल्व करते हैं तो आपको ये बात पता है कि केवल पॉलिटी एंड गवर्नेंस ही एक ऐसा सेक्शन है जहां पे एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स भी सही है, क्योंकि वो नॉलेज बेस्ड है। ओके, कि ये नहीं, बहुत सारी चीजें एक्सट्रीम है पॉलिटी में, अगर आप पढ़ेंगे वहां पे वो लॉजिक अपनाए नहीं होते एलिमिनेशन वाले, नॉट, एनी ये सब कुछ नहीं, वो प्रॉपर नॉलेज आ जाती है पॉलिटी में बहुत जगहों पे। ओके, तो ये सेंटेंस जो मैंने बोला दैट इट लाइज सोलली विद इन द गवर्नमेंट्स प्रेरोगेटिव, इस तरह की डिफेंस पर्सनल रेगुलराइजेशन या कुछ भी, तो ये सही स्टेटमेंट है। आपके प्रीलिम्स में लिखी हो तो आपको ऑफ कोर्स ये पता होना चाहिए। ओके, तो ये चीज हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या डिस्कस हो रहा था, हमने देख लिया। अब हम एयर फोर्सेस ट्राइब्यूनल को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात तो आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल, आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल जो है वो ऑफ कोर्स एक इंडियन मिलिट्री ट्राइब्यूनल है, दैट यू नो वेरी वेल। ओके, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्यों? क्योंकि AFT एक्ट 2007 इसे बनाता है, दैट यू नो वेरी वेल। और इसका जो प्रिंसिपल बेंच है आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल का, इट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। तो मैंने क्या बोला, इसका प्रिंसिपल बेंच। ओके, तो इसके रीजनल बेंचेस भी होंगे, वो ऑफ कोर्स डिफरेंट सिटीज में है, जैसे चंडीगढ़, लखनऊ, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, कोची, ठीक है। तो लेकिन इसमें से भी एक चीज आपको मुझे लगता है पता होनी चाहिए, अगर आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल पे ही एक फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन आ रहा है, जो कि ऑफ कोर्स एक शॉकर हो सकता है, पर नहीं होना चाहिए क्योंकि न्यूज में था। ओके, तो एक स्टेटमेंट ये बन सकती है कि फॉर एग्जाम्पल हाउ वुड दे फ्रेम इट, के जितने भी रीजनल बेंचेस हैं जो मैंने आपको अभी बताए, इतने सारे नाम अभी सिटीज के और भी हैं, तो जितने ऐसे लिखा हो कि ऑल रीजनल बेंचेस ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल हैव ओनली अ सिंगल बेंच। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो चंडीगढ़ है और लखनऊ है, रीजनल बेंचेस ऑफ चंडीगढ़ एंड लखनऊ हैव 3 बेंचेस ईच। तो ये मैं आपको बता रही हूं कि एक्सेप्शंस आपको पता होने चाहिए। ओके, so these 2 regional benches have 3 benches each, while the remaining benches have a single bench. All right, so this is something you must know. एक और चीज, only a retired Supreme Court judge or a retired Chief Justice of High Court can become the chairperson. Tribunals के केस में chairperson होता है, I hope you know that. आप इतना पढ़ चुके हैं लक्ष्मीकांत को, या फिर अपने जो भी आप स्टैटिक कवर करते हैं जहां से भी। सो ओनली अ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज और अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ओके, कैन बी द चेयरपर्सन। और एक और पॉइंट जो मेरे हिसाब से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, दे आर नॉट कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल की जूरिसडिक्शन, वो उसमें नहीं आते पैरामिलिट्री फोर्सेस। ओके, तो ये बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए थी। और कुछ बेसिक आप जानते हैं, न्यूज में बहुत कवर हुआ था जब ये पूरा क्वेश्चन आया था मिस्टर NK शर्मा का, कि दे हैव अ प्रॉपर ड्रेस कोड ऑल्सो, जितने भी मेंबर्स हैं आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल के,
it's a white shirt, a collar band, and then it's a black coat or jacket. Okay, but that's not important, but there's a dress code if this might, concern you. तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए. एक और क्वेश्चन जो मुझे लगता है वो है जूरिसडिक्शन का. अब क्योंकि सवाल इस पे आ गया ना कि क्या उनकी जूरिसडिक्शन में है, तो आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल की जूरिसडिक्शन में क्या है. पहली बात तो ऑफ कोर्स जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अपील्स, है ना. तो क्या है इनकी जूरिसडिक्शन. दे आर एम्पावर्ड टू एडजुडिकेट अपील्स, है ना. जैसे कोई भी ऑर्डर है, कोई भी डिसीजन है, कोई भी सेंटेंस है, एक कोर्ट मार्शल ने जो दिया है ना, तो मैं उससे खुश नहीं हूँ, सो आई विल गो टू द आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल. तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए दैट दे आर एम्पावर्ड टू एडजुडिकेट सच अपील्स अगेंस्ट एनी ऑर्डर डिसीजन ऑफ अ कोर्ट मार्शल. ओके, तो ये तो बहुत बेसिक चीज है जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, जो यहाँ लिखी भी है. ऑलराइट. और क्या ट्राइब्यूनल कर सकता है. इट इज एम्पावर्ड टू ग्रांट बेल किसी भी अक्यूज्ड को जो मिलिट्री कस्टडी में है. ठीक है, तो ये बेल वाला ऑफ कोर्स दे हैव द पावर टू ग्रांट. और क्या सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं फॉर द ट्राइब्यूनल टू अलाउ द अपील, मतलब किस केस में. एक और चीज आपको आई थिंक पता होनी चाहिए कि जो बेल को डिनाई भी किया जा सकता है या फिर केस सुनने से भी मना किया जा सकता है. ऐसा नहीं है कि अपील आपकी सुनी ही जाएगी. अगर वो बिल्कुल लायक ही नहीं लग रही सुने जाने की तो डिनाई किया जा सकता है. तो बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आई होप आप जानते ही हैं, तो गोज विदाउट सेइंग, राइट. तो ये कुछ बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए. एंड आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल एक्ट्स एज अ क्रिमिनल कोर्ट. ये भी एक ऐसी चीज है. क्रिमिनल कोर्ट किसके हिसाब से, जो इंडियन पीनल कोड है या फिर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, उनमें जो रेलेवेंट सेक्शंस हैं तो वो क्रिमिनल कोड के बारे में बात करते हैं. उसी तरह का एक ये भी बेसिकली क्रिमिनल कोड की डेफिनेशन में ही आता है एज पर आईपीसी एंड सीआरपीसी. ओके, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आई विल रिपीट इट फॉर यू बहुत ब्रीफली, जो मैंने बोला कि आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल से रिलेटेड. पहली बात, ये एक इंडियन मिलिट्री ट्राइब्यूनल है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो हमने यहाँ पे देख लिया. ठीक है, और इसका जो प्रिंसिपल बेंच है वो न्यू दिल्ली में है. इसके रीजनल बेंचेस भी हैं, लेकिन हर एक रीजनल बेंच का एक ही बेंच नहीं है, क्योंकि चंडीगढ़ और लखनऊ दे हैव 3 बेंचेस ईच. ओके, सो और इनके जो चेयरपर्सन है ओनली रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट. पैरामिलिट्री फोर्सेस इसमें नहीं कंसीडर होती हैं. और दे हैव अ ड्रेस कोड. एंड जो भी अपील्स होती हैं कोर्ट मार्शल के वर्डिक्ट्स के खिलाफ, वो यहाँ पे सुनी जाती हैं. बेल ग्रांट की जा सकती है. ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए थी. ऑलराइट. और यहाँ एक और चीज जो लिखी है, कौन कौन से एक्ट्स के अंडर बेसिकली AFT अपील सुनते हैं. आर्मी एक्ट 1950, नेवी एक्ट 1957, एयरफोर्स एक्ट 1950. ऑफ कोर्स 3 फोर्सेस के बारे में आपको पता है, वही चीज यहाँ पे लिखी है. एक और चीज आई थिंक आई जस्ट मिस्ड ऑन. Supreme Court held that a tribunal subject to the High Court's jurisdiction under Article 226 cannot be permitted by law to direct the framing of a policy by the government. अब देखिए यहाँ पे ना एक मैं आपको बात बताती हूँ, एक पॉइंट जो यहाँ पे क्लियर होना बहुत जरूरी है. वो ये है कि जो ट्राइब्यूनल्स हैं they can be created both as substitutes to the high courts and as subordinate to the high court. ठीक है, तो ट्राइब्यूनल्स को भी, कहीं ट्राइब्यूनल्स ऐसे होते हैं जो हाई कोर्ट के ही बराबर हैं, दे आर सब्सटीट्यूट टू हाई कोर्ट. वैसे केसेस वो सुन सकते हैं. तो अगर ऐसा कोई भी ट्राइब्यूनल होगा, उनके खिलाफ जो अपील्स है वो डायरेक्टली कहाँ लाए करेंगी, सुप्रीम कोर्ट में. लेकिन अगर इस तरह के ट्राइब्यूनल्स हैं विच आर सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट, तो वो तो वैसे ही नहीं पॉलिसी डायरेक्ट कर सकते. वही पॉइंट यहाँ लिखा था. और अगर दे आर सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट, तो ऑफ कोर्स अपील्स का लाए करेंगी, हाई कोर्ट में लाए करेंगी. तो ये इस पूरे पॉइंट को समझाने का मेरा मुद्दा था. और ये आपके प्रीलिम्स में भी लिखा हो सकता है कि ट्राइब्यूनल्स कैन बी क्रिएटेड बोथ एज सब्स्टिट्यूट्स टू हाई कोर्ट्स एंड एज सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट्स. दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. ऑलराइट, तो ये I think I should have cleared and I've done that. Let's see यहाँ पे और क्या लिखा है. Key developments in the Indian tribunal system may be, you never know, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें हैं जो colonial legacy है उसको overturn किया जा रहा है.
और भी बड़ी सारी चीजें जो अभी सरकार बनेगी, नई इलेक्शंस होंगे, तो बहुत सारा जो नैरेटिव है वो इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है कि इतने सालों में क्या हुआ। अभी वाइट पेपर आया है ना, कि यूपीए रिजीम के समय में इकोनॉमी वाज नॉट गुड एंड देन दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट, इनके 10 साल कंपेयर कीजिए, उनके 10 साल कंपेयर कीजिए, ऐसा बहुत कुछ है। ठीक है, तो आप अपने यूपीएससी के मेंस में बहुत कुछ क्रोनोलॉजी रिलेटेड देख सकते हैं कि अच्छा इकोनॉमी में जैसे 2019 में आई थिंक एक ऐसा सवाल आया था कि पब्लिक फंड्स वगैरह से रिलेटेड पोस्ट इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक कैसा है, कुछ ऐसा सिस्टम। ठीक है, तो वैसे ही ट्राइब्यूनल सिस्टम क्या डेवलपमेंट, की डेवलपमेंट्स, एवोल्यूशन, कुछ ऐसा अगर पूछा जाए कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, have the tribunal system gotten strengthened or weakened ever since its formation, और कुछ भी ऐसा पूछा जा सकता है। तो एक बेसिक टाइमलाइन आपको पता होनी चाहिए। ऑलराइट, तो पहली चीज यहाँ पे क्या लिखी है, इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल पहला ट्राइब्यूनल था जो भारत में एस्टैब्लिश किया गया था। एक्चुअली दिस वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इन ट्राइब्यूनलाइजेशन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल, इसको जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं 1941, तो इसे 25 जनवरी 1941 को बेसिकली एस्टैब्लिश किया गया था। इनकम टैक्स एक्ट 1922 समय जो था बेसिकली, उसके सेक्शन 5A के तहत। ओके, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, पर आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए पहला एक्सपेरिमेंट था इस पूरे ट्राइब्यूनलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के अंडर इंडिया में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है 1976, ये तो आप पढ़ते भी हैं अपने लक्ष्मीकांत में। 1976 में क्या होता है, स्वर्ण सिंह कमिटी 1976, उन्होंने बोला कि देखिए हाई कोर्ट्स है ना, वो बहुत ज्यादा ओवरबर्डन्ड हो गए हैं सर्विस केसेस रिलेटेड, मतलब पब्लिक सर्वेंट्स के इतने सारे ग्रीवेंसेस हैं, ये सब कुछ। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लेके आना चाहिए, विच इज नथिंग बट द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो हम बेसिकली पास करवाते हैं और उनसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट हो जाते हैं दो नए आर्टिकल्स, आर्टिकल्स 323A एंड आर्टिकल 323B। तो 323A डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स दैट यू नो वेरी वेल, और 323B डील्स विद अदर टाइप्स ऑफ ट्राइब्यूनल्स, जैसे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, कॉम्पिटिशन एपेलेट ट्राइब्यूनल, ओके, सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल। तो ये ऑफ कोर्स आप जानते हैं। अगर मैं let me get more into it कि क्या है, अगर हम 323A की बात करें तो इसमें जो ट्राइब्यूनल्स हैं they are established only by the parliament, that you know very well। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स की अगर हम बात करें, लेकिन अगर हम 323B की बात करें तो इनके तहत जो ट्राइब्यूनल फॉर्मेशन होती है वो पार्लियामेंट भी कर सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर भी कर सकता है। ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग दैट यू नो ऑलरेडी, आई एम अज्यूमिंग दैट। ओके, फिर उसके बाद सिंस 1980s बहुत सारे ट्राइब्यूनल एस्टैब्लिश किए गए डिफरेंट एक्ट्स के तहत, जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बट हियर वी डू नॉट हैव द लग्जरी ऑफ टाइम कि हम इसको भी डिस्कस करें, तो किसी और दिन डेफिनेटली कभी आएगा, कोई ना कोई केस इंपॉर्टेंट हो ही जाता है हर साल। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के लिए, सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल, ये सब कुछ मैंने आपको भी बताया। ठीक है, फिर उसके बाद 2017 में क्या होता है, फाइनेंस एक्ट 2017 आता है, और ये फाइनेंस एक्ट 2017 रीऑर्गेनाइज कर देता है पूरे ट्राइब्यूनल सिस्टम को, क्या करके, मर्ज करके ट्राइब्यूनल्स को। देखिए ऑफ कोर्स अगर सेम फंक्शन ट्राइब्यूनल ए परफॉर्म कर रहा है और ऑलमोस्ट सेम फंक्शन ट्राइब्यूनल बी परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, मिलते जुलते फंक्शंस, तो दोनों को एक नहीं कर देना चाहिए। ये क्या साइलोज में काम कर रहे हैं, ओवरलैपिंग ऑफ फंक्शंस, तो यही फाइनेंस एक्ट 2017 ने किया था। इट वाज अ वेरी नाइस स्टेप। ओके, so the number of tribunals were of course reduced from 26 to 19। तो एक बेसिक चीज आपको यहाँ पे समझ आनी चाहिए, 2017 में जीएसटी के साल के आसपास, और ये बड़ी सारी चीजें जो हुई ना वो रैशनलाइजेशन के तरीके से हुई कि हमें चीजें रैशनलाइज करनी थी। ओके, तो कभी भी आपके प्रीलिम्स में कोई भी स्टेटमेंट आती है फाइनेंस एक्ट 2017 से रिलेटेड, ट्राइब्यूनल्स को उस समय इंक्रीज कर दिया गया था फ्रॉम 19 to 26, इसको उल्टा कर दिया गया, तो आप अपना दिमाग लगाइएगा कि उस समय क्या हुआ था 2017 में, सब कुछ हमें रैशनलाइज करना था। ठीक है, अगर सेम फंक्शंस दो तरह के ट्राइब्यूनल्स परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको एक बना दो। ओके, तो थिंग्स वुड फंक्शन बेटर, तो यही हुआ होगा।
ओके और इन्होंने डेलीगेट कर दी थी पावर्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इस एक्ट ने बेसिकली क्या किया था, पावर्स को डेलीगेट कर दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अपॉइंटमेंट का तरीका क्या होना चाहिए, रिमूवल का प्रोसीजर क्या होना चाहिए, कंडीशंस ऑफ सर्विस क्या होनी चाहिए ट्राइब्यूनल्स की, चेयरपर्सन और मेंबर्स की। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता रही हूँ 2021 से लेके अभी तक यूपीएससी के पार्ट पे इट्स एक्चुअली पेंडिंग। क्यों पेंडिंग है? क्योंकि तब आया था ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021। इसने अबॉलिश कर दिया था बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स को, जैसे फिल्म सर्टिफिकेशन एपेलेट ट्राइब्यूनल, जिसकी बहुत निंदा हुई थी कि नहीं होना चाहिए था फिल्म सर्टिफिकेशन एपेलेट ट्राइब्यूनल को अबॉलिश। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपेलेट बोर्ड एक्सेट्रा, बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स को अबॉलिश कर दिया गया था और इनके फंक्शंस को फिर कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया था? ऑफकोर्स मेनली हाई कोर्ट्स, जो भी एग्जिस्टिंग जुडिशियल बॉडीज हैं उनको ट्रांसफर कर दिया गया था, क्योंकि ट्राइब्यूनल सिस्टम डिसफंक्शनल था, बहुत सारे रीजन से। खैर, पर मैं आपको बता रही हूँ ट्राइब्यूनल सिस्टम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है और यूपीएससी इस पे सवाल क्यों पूछ सकता है। ऑलराइट, also it proposed changes in the process of appointment of certain tribunals. ओके तो ग्रेटर सेंट्रलाइजेशन हो गई थी बेसिकली, आप ये भी कह सकते हैं। नाउ अबाउट द ट्राइब्यूनल सिस्टम। तो अगर आपके मेंस में ये सवाल आता है तो आप डिफाइन करेंगे कि क्या है ट्राइब्यूनल। दे आर क्वाजाई जुडिशियल बॉडीज, सेमी जुडिशियल बॉडीज हैं बेसिकली, नॉट इंटायरली जुडिशियल। ओके एंड ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो केस लोड है जुडिशरी का उसे रिड्यूस किया जाए और एक्सपर्टीज लाई जाए। देखिए अगर एक ट्राइब्यूनल एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बना है तो उनको ना एक्सपर्टीज है उसमें, वो ज्यादा अच्छे तरह से उसको संभाल सकते हैं। केस लोड तो होगा ही होगा कम, पर ऑफकोर्स बेटर डिसीजंस आएंगे। सो द सब्जेक्ट एक्सपर्टीज फॉर टेक्निकल मैटर्स दैट कम्स विद ट्राइब्यूनल्स। और इसीलिए each and every expert, polity expert, constitutional experts, they very strongly believe कि ट्राइब्यूनल सिस्टम पूरी तरह से कभी अबॉलिश नहीं होना चाहिए। ओके 1976 में जो मैंने आपको बताया स्वर्ण सिंह कमेटी आर्टिकल 323A 323B 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाए गए। ओके ये चीज मैं आपको समझा चुकी हूँ कि 323A 323B में बेसिकली क्या डिफरेंस है। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि जो सब्जेक्ट मैटर्स हैं आर्टिकल 323B के अंदर वो एक्सक्लूसिव नहीं है। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि इसमें जितने और भी तरह के इन्वायरमेंट रिलेटेड, सर्विसेज रिलेटेड, वो सारे ट्राइब्यूनल्स कहाँ आ जाते हैं, ये 323B में बेसिकली। ओके तो अब कुछ सब्जेक्ट मैटर्स यहाँ पे हमें पता है कि इस पे इन सब्जेक्ट्स पे बेसिकली ट्राइब्यूनल्स बनाए जा सकते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये देखिए एक्सक्लूसिव नहीं है। ओके तो जो लेजिस्लेचर्स हैं पार्लियामेंट बेसिकली या फिर जो स्टेट लेजिस्लेचर्स, वो ट्राइब्यूनल क्रिएट कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट मैटर में। फॉर एग्जांपल जो 7th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल में यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट जो है बेसिकली उसमें आपको अपने अपने सब्जेक्ट्स मिले हुए हैं। अगर वो आपके पास सब्जेक्ट है, आपके डोमेन में पड़ता है, तो आप उस सब्जेक्ट पे ट्राइब्यूनल बना सकते हैं। डोंट वरी अबाउट दैट। ओके कॉम्पोजिशन ऑफ ट्राइब्यूनल्स दैट यू नो वेरी वेल, उसमें होते हैं कुछ टेक्निकल मेंबर्स यानी कि एक्सपर्ट मेंबर्स और कुछ जुडिशियल मेंबर्स। जूरिसडिक्शन आप जानते हैं, हर एक ट्राइब्यूनल की अपनी एक स्पेसिफिक जूरिसडिक्शन होती है कि वो डिसाइड करेंगे केसेस अपनी एक्सपर्टीज के एरिया में ही। ओके और कई ट्राइब्यूनल्स आप जानते हैं एपेलेट जूरिसडिक्शन होती है उनके पास, वो सिर्फ अपील सुनते हैं अपने से नीचे वाले कोर्ट की। ओके तो ये ट्राइब्यूनल्स, सबसे पहले ट्राइब्यूनल ही हमारा एपेलेट ट्राइब्यूनल था इनकम टैक्स का। ऑलराइट और जो यूजुअली ट्राइब्यूनल्स की अपील्स होती हैं वो हाई कोर्ट में लाई करती हैं, लेकिन ऑफ कोर्स इसका मैंने रूल आपको ऊपर समझाया कि क्योंकि दे आर क्रिएटेड बोथ एज सब्स्टिट्यूट्स टू हाई कोर्ट्स एंड एज सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट्स। ये रूल आप याद रखिएगा। ओके सिग्निफिकेंस क्या है ट्राइब्यूनल्स का? स्पेशलाइजेशन, जी हाँ, डीप अंडरस्टैंडिंग होती है उन मेंबर्स को रेलेवेंट लीगल और टेक्निकल इश्यूज पे। स्पीडी रेजोल्यूशन, जी हाँ बिल्कुल, कहीं केसेस में टाइमली डिसीजंस और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे सर्विस मैटर्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, इन्वायरमेंटल इश्यूज। अब सोचिए इन्वायरमेंटल इश्यूज के लिए अगर ट्राइब्यूनल ना हो और बहुत ही कुछ बड़ी हानि हो रही हो हमारे इन्वायरमेंट को, इकोलॉजी को, तो वो प्रोजेक्ट तो बिल्कुल खत्म कर देगा सब कुछ, तो तब तक डिसीजन ही नहीं आएगा, तो क्या फायदा।
ओके अब सर्विस मैटर्स में भी सोचिए, कोई एक सर्विस में बंदा है और उसने कुछ बहुत गलत किया है या फिर उसके साथ बहुत गलत हुआ है, उसको किसी भी तरह से उसका सस्पेंशन या जो भी, अब तो उसकी तो पूरा टेन्योर ही खत्म हो जाएगा, इतने में तो रिटायरमेंट आ जाएगी अगर वो इतने बैकलॉग वाले जुडिशियल सिस्टम में रहा। तो ट्राइब्यूनल्स के लिए ट्राइब्यूनल्स बहुत जरूरी है स्पीडी रेजोल्यूशन के लिए। रिड्यूस्ड केस लोड, जी हाँ, 5 करोड़ के करीब हमारे पास बेसिकली बैकलॉग है। एक्सेसिबिलिटी, जी बिल्कुल, बेंचेस जो हैं ट्राइब्यूनल्स के, दे आर ज्योग्राफिकली डिस्पर्स्ड। तो जितना पास जस्टिस सिस्टम होगा उतना ही ज्यादा बेहतर है। जस्टिस जितना ज्यादा जस्टिस शुड कम टू यू, यू शुड नॉट बी गोइंग टू द जस्टिस। ओके, तो एक्सेसिबिलिटी, एफिशिएंसी इन सर्विस मैटर्स, जी हाँ बिल्कुल, जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, कैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन रिपीटिंग। कंसर्न्स क्या है ट्राइब्यूनल से रिलेटेड? सबसे बड़ा कंसर्न है लैक ऑफ इंडिपेंडेंस। अभी तो देखिए क्या है, 2017 में तो जो रूल मेकिंग पावर थी वो पूरी की पूरी हमने ऊपर देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली गई थी। ओके, कि आप बनाए रिमूवल प्रोसीजर और इस पे सब रूल्स आप बनाए, तो इससे क्या हो गया, ऑटोमेटिकली इंटरफेरेंस आ गई। ओके, तो द मेंबर्स आर ऑफन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस आ जाता है उन टेक्निकल मैटर्स में भी सरकार का, या फिर पॉलिटिकल भी आप कह सकते हैं, कोई भी सरकार हो, इस जगह हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने रिएटरेट किया कि देखिए जो सिलेक्शन कमिटीज होती है ना ट्राइब्यूनल्स के, जो मेंबर्स को सिलेक्ट करती हैं, उसमें जुडिशियल डोमिनेंस नहीं है, सरकार के रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा हैं, एग्जीक्यूटिव रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा हैं। तो ये जो डॉक्ट्रिन है सेपरेशन ऑफ पावर्स का, वो उसके खिलाफ जाती है, हमको यहाँ पे इंटरफेरेंस देखने के लिए मिल रही है। तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। पेंडेंसी ऑफ केसेस, आप एएफटी की बात कर लीजिए, आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल की 18,000 से भी ज्यादा पेंडिंग केसेस हैं, 18,829 पेंडिंग केसेस, राइट दिस एग्जाम्पल। और हमने क्या बोला था कि हमें केस लोड कम करना है। ओके, तो मतलब एफिशिएंसी नहीं है ना, और एफिशिएंसी के साथ साथ लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, हमेशा वैकेंसी ही रहती है। और ऑलमोस्ट कभी आया ना आपके पास कि कोई पॉइंट नहीं समझ आ रहा किसी चीज में, तो आप यही लिखिए कि वैकेंसीज ही हैं, वो फिलअप नहीं हो रही। टर्म ऑफ ऑफिस 2019 सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड, देखिए जो मेंबर्स है ना उनका टेन्योर बहुत छोटा होता है। ओके, और जो रीअपॉइंटमेंट के प्रोविजंस हैं वो बिल्कुल अब गवर्नमेंट पे डिपेंड करेंगे। ओके, तो इससे क्या होता है, हर कोई शॉर्ट टेन्योर, और उसके बाद भी जो एक ट्राइब्यूनल का मेंबर या चेयरपर्सन रहा है तो फिर उनको सरकार कुछ और बना देती है। तो अगर आप सरकार को प्लीज नहीं करेंगे, जो भी सरकार, अगर स्टेट लेवल पे है तो स्टेट लेवल की सरकार, ठीक है, तो फिर आप पूरे टाइम रहेंगे, अच्छा अब फिर यहाँ से रिटायर होने के बाद क्या होगा मेरा, तो फिर वहां पे करप्शन आ जाता है या फिर वहां पे अनड्यू इन्फ्लुएंस आ जाता है। ओके, एग्जीक्यूटिव का। तो इसीलिए टर्म ऑफ ऑफिस डेफिनेटली लॉन्गर टेन्योर शुड बी देयर, 1-2 साल के लिए मेंबर्स होते हैं, विच इज इतने में तो बंदा अपना वहां पे काम ही नहीं सीख पाता। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन प्रोसीजर्स, जी हाँ बिल्कुल, आप जानते हैं जो डिफरेंट ट्राइब्यूनल्स हैं दे अडॉप्ट डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर्स, बिकॉज वेरी वेल, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स ट्राइब्यूनल्स इस्टेब्लिश कर सकती हैं, तो दे वेरी। ओवरलैपिंग jurisdictions between tribunals and regular courts, जी हाँ बिल्कुल। concerns regarding technical matters, members, तो जो टेक्निकल मेंबर्स हैं या एक्सपर्ट मेंबर्स हैं बेसिकली, दे मे लैक लीगल क्वालिफिकेशंस, जो बेसिकली चाहिए होती हैं, तो उनको ट्रेन कीजिए, कैपेसिटी बिल्डिंग कीजिए। अगर द टेक्निकल मेंबर्स आर लैकिंग लीगल क्वालिफिकेशंस, सो दिस इज समथिंग जो आपका एक वे अहेड भी बन जाता है। लेकिन सबसे बड़ा वे अहेड है एनहांस इंडिपेंडेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है, रिमूवल का प्रोसीजर है, ओके, तो सरकार के हाथ में आ चुका है कंप्लीटली। जो टेन्योर है वो बहुत छोटा है मेंबर्स का। ओके, सो these things should have adequate protection from legislative and executive interference for sure. Administration of tribunals, जो स्टैंडिंग कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस लॉ एंड जस्टिस, 2015 में इन्होंने रेकमेंड किया था, इस कमेटी ने रेकमेंड किया था कि हमें क्या करने की जरूरत है, वी मस्ट क्रिएट एन इंडिपेंडेंट बॉडी
जिसको ये बोलती है कमिटी नेशनल ट्राइब्यूनल्स कमीशन, कि हमें एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनानी चाहिए नेशनल ट्राइब्यूनल्स कमीशन करके, जो सारे ट्राइब्यूनल्स को, भारत के सारे ट्राइब्यूनल्स को एडमिनिस्टर करे, ओवरलुक करे, एक उनके ऊपर भी तो कुछ होना चाहिए ताकि वो एफिशिएंटली वर्क करें, मॉनिटर करें, पेंडिंग तो नहीं है केसेस, ये सब कुछ। तो नेशनल ट्राइब्यूनल्स कमीशन होनी बहुत जरूरी है, ये स्टैंडिंग कमेटी ने कहा था। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को रीएम्फसाइज किया था, एनटीसी के फॉर्मेशन को। टाइमली अपॉइंटमेंट्स, जी हाँ बिल्कुल। तो अगर टाइमली अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रही हैं तो एक जुडिशियल इम्पैक्ट असेसमेंट, जैसे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है ना, वैसी जुडिशियल इम्पैक्ट असेसमेंट आना चाहिए टू डिटरमाइन द एक्स्ट्रा रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू हैंडल फ्रेश केसेस रिजल्टिंग फ्रॉम द इनैक्टमेंट ऑफ अ न्यू लॉ, कि हमें कितने एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, है ना, फ्रेश केसेस को, हर चीज का जब हम आज कैलकुलेट कर सकते हैं, डेटा साइंटिस्ट है हमारे पास, या वैसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग कि अच्छा इतना हमें बेसिकली वी विल नीड दीज मैनी रिसोर्सेज इन द लॉन्गर रन और इन द इंटरमीडिएट रन, सो व्हाई नॉट डू अ जुडिशियल इम्पैक्ट असेसमेंट। ओके, वी मस्ट डू दैट। अगर कोई भी नया लॉ आता है, हमें पता है कि अच्छा ये कंसर्न्स हो सकते हैं, सबको पता होता है, कोई भी लॉ एक परफेक्ट लॉ हो ही नहीं सकता, सबको पता है उससे क्या कंसर्न्स आएंगे, उसमें से किस तरह के डिस्प्यूट्स इमर्ज हो सकते हैं, उसको कैलकुलेट कीजिए, एक बिल्कुल मोटा मोटा, यू शुड बी हैविंग अ फिगर इन योर हेड एंड देन यू जीरो डाउन ऑन द नंबर ऑफ रिसोर्सेज यू वुड नीड, ह्यूमन रिसोर्सेज और व्हाटसोएवर। ओके, सो हैव अ जुडिशियल इम्पैक्ट असेसमेंट। क्लियर, मतलब ट्राइब्यूनल्स के केस में अगर हम बात करें तो क्लियर जुरिस्डिक्शनल बाउंड्रीज, जी हाँ, क्लियरली डिफाइन करें, डिमार्केट करें कि क्या जुरिस्डिक्शन है एक ट्राइब्यूनल की, ताकि ओवरलैपिंग फंक्शंस ना हो इनके रेगुलर कोर्ट्स के साथ। फिर फायदा ही क्या है ट्राइब्यूनल बनाने का। ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशंस, जो मैं आपको बता रही थी, जो टेक्निकल मेंबर्स हैं ट्राइब्यूनल्स के, उनके पास एडिक्वेट लीगल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, उनको ट्रेनिंग दीजिए ताकि दे अंडरस्टैंड लीगल प्रिंसिपल्स ऑल्सो। ओके, because now they are not just expert members, they are functioning as quasi judicial members, so they must be trained in those legalistic principles. All right, finances of panchayati raj institutions, very important। ये तो आपको भी पता है कि मेंस के पर्सपेक्टिव से ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के फाइनेंसेस कितने इंपॉर्टेंट, हर चीज के फाइनेंसेस इंपॉर्टेंट आपके इस बार के मेंस के पर्सपेक्टिव से। स्टेट फाइनेंसेस जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के फाइनेंसेस जो आज हम डिस्कस करेंगे। हम इस टॉपिक को बहुत बार पहले भी देख चुके हैं क्योंकि ये चलता ही रहता है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन, बड़ा क्लीशे क्वेश्चन है राइट, कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो हैं, या फिर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, इट रिमेन्स वीकेंड इवन टिल डेट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फंड्स, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज, है ना। तो फंड्स एक जो टॉपिक है, इट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अभी दिस अ लॉट गोइंग ऑन राइट, कि हमें जैसे अभी कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धरमैया जी, एंड देन केरला के चीफ मिनिस्टर, देन तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर, so the southern states they were protesting recently related to the fund devolution, है ना, कि हमें पहले इतना फंड मिलता था, अभी देखिए कितना कम हो गया है। सो मिसेस निर्मला सीतारमन, शी वुड से दैट हमने जो फिनेंस कमीशन ने आज तक हमें बोला है कि इतना डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, डेवल्यूशन होना चाहिए फंड्स का स्टेट को, वी हैव फॉलोड इट टू द लास्ट वर्ड, है ना, ये सब कुछ चल रहा है। तो फाइनेंसेस, जीएसटी, फंड्स, फाइनेंस कमीशन, पीआरआईज, एवरीथिंग बिकम्स इंपॉर्टेंट। दैट्स द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। ओके, तो न्यूज क्या है, बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट रिलीज की है जिसका टाइटल है, अगेन यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें मिस की गई हैं कि इस रिपोर्ट में क्या लिखा है। यहाँ पे आपको पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और फाइनेंसेस तो सब कुछ मिल जाएगा, ये अच्छा मटेरियल है, वेरी गुड, वेरी नाइस, फैंटास्टिक, लेकिन इस रिपोर्ट ने क्या कहा, क्योंकि ये आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है कुछ डेटा। ओके, तो रिपोर्ट में कुछ जो फाइंडिंग्स हैं वो भी देखेंगे, और आरबीआई की कुछ सजेशंस हैं। अब आप लिख रहे हैं एक सजेशन, बढ़िया है, लेकिन आप कौन हो, या फिर मैं कौन हूं अगर मैं लिख रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप मतलब मैं मतलब आप। ओके, आई एम जस्ट रेफरिंग थिंग्स हियर। तो वी आर नोबडी, है ना, अगर कोई भी है जो लिख रहा आंसर, लेकिन आरबीआई जब आप लिख देंगे कि हम नहीं कह रहे, आरबीआई कह रही है ये चीज, तो ऑथेंटिकेशन जो है वो बढ़ जाती है आपके आंसर्स की। तो इसीलिए इस तरह की रिपोर्ट्स की सजेशंस बिकम इम्पॉर्टेंट। वो होती कुछ नहीं है, वो भी नॉर्मल, हमें पता है, हम लिख सकते हैं उससे बढ़िया तो, लेकिन क्योंकि आरबीआई ने बोला है तो वो लेजिटिमेसी ज्यादा उसकी।
ऑलराइट, तो क्या हुआ है रिसेंटली, आरबीआई ने एक रिपोर्ट रिलीज की है, फाइनेंसेस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ये रिपोर्ट डिस्कस करता है फिस्कल पोजीशन क्या है पीआरआईज की, कौन से साल के लिए, 2020-21 से लेके 2022-23 तक। ओके, सो दैट्स इंपॉर्टेंट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड देयर फाइनेंसेस। आप जानते हैं 3 लेवल्स पे बेसिकली पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को इंस्टीट्यूशनलाइज्ड किया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 द्वारा। 3 लेवल्स कौन से हैं? 3 टियर पंचायती राज सिस्टम में ग्राम पंचायत आता है विलेज लेवल पे, राइट, ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल, पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल, and then none other than जिला परिषद at the district level। तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद, इनको इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 द्वारा। ओके, और आप जानते हैं कि पंचायत को सेटअप करना मैंडेटरी हो गया था इसके बाद, एंड इट वाज प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल 243 इन पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पंचायत क्योंकि लोकल गवर्नमेंट है इसीलिए इट्स अ स्टेट सब्जेक्ट। ये सारी चीजें आप जानते हैं, बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन, अगेन हो सकता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से। ओके, कितने नंबर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं भारत में? 2.62 लाख पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, जिसमें से 2.55 लाख ग्राम पंचायत हैं। क्यों मैं आपको ये बता रही हूँ, क्यों मैंने इसको हाईलाइट किया है? इस तरह का सवाल एक बार प्रीलिम्स के आप पीवाईक्यूज पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। कैसे सवाल आते हैं इस पे कि सबसे ज्यादा पंचायती राज, ऐसे मैं लिखूंगी, इफ आई एम यूपीएससी आई एम फ्रेमिंग अ क्वेश्चन फॉर यू कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, देयर आर 2.62 लाख पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, है ना। इसमें से मैक्सिमम जो कौन से लेवल पे है? जिला परिषद लेवल पे है, और मिनिमम है ग्राम पंचायत लेवल पे, तो विच इज एक्चुअली फॉल्स, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो इसीलिए हमारे लिए ये देखना इंपॉर्टेंट है कि इसमें से 2.55 लाख ग्राम पंचायत हैं, 6,707 मंडल पंचायत हैं, एंड 665 जिला परिषद हैं एज ऑफ अक्टूबर 2023। ऑफ कोर्स दिस मेक्स सेंस आल्सो ना, ऐसे ही तो होगा ना, ग्राम ज्यादा है तो मेक सेंस ऑल्सो। तो वो स्टेटमेंट उस समय क्योंकि इतना प्रेशर होता है, यू माइट नॉट बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड दैट मे बी, बट दैट्स अ रबिश स्टेटमेंट। ओके, ऐसा पूछा जा चुका है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर फाइनेंशियल एम्पावरमेंट ऑफ पंचायत, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी आपके पास फाइनेंशियल एम्पावरमेंट ऑफ पंचायत, फंड्स ऑफ पंचायत, फाइनेंसेस ऑफ पंचायत, इस पे कोई भी सवाल आए मेंस में, आपको ये 3 आर्टिकल्स लिखने ही है, रट लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल। आर्टिकल 243H, आर्टिकल 243I, आर्टिकल 280 क्लॉज 3 सब क्लॉज BB। वेरी वेरी सिंपल। 243 तो मैंने आपको बोल ही दिया ना कि मैंडेटरी करता है पंचायत बनाना, तो 243 के H और I तो याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। यहाँ पे सही से नहीं लिखा, आई थिंक आई विल हैव टू गो, ओके, व्हाट इज रिटन हियर, आई विल हैव टू एक्सप्लेन अ लिटिल बिट मोर, लेकिन आपको 243H, 243I ये तो याद हो ही गया। अब आर्टिकल 280 आप जानते हैं क्या है? फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन का एक आर्टिकल है। बस आपको ये सब जो क्लॉज और क्लॉज है ये याद रखना है, क्लॉज 3 सब क्लॉज BB, क्लॉज 3 सब क्लॉज BB। ओके, सो दिस इज समथिंग यू विल हैव टू रिमेंबर। अब हम देखते हैं कि अगर हम आर्टिकल 243H देखें तो ये क्या कहता है, यहाँ पे ना बहुत कॉम्प्लेक्स वे में लिखा है और some certain things are missing I am seeing। तो आर्टिकल 243H क्या करता है? वो बेसिकली ये कहता है कि देखिए जो स्टेट लेजिस्लेचर्स है ना, दे मे, आई एम यूजिंग द वर्ड मे, आप जानते हैं, आप पढ़ते हैं लक्ष्मीकांत में कि मैंडेटरी नहीं है बहुत सारी चीजें स्टेट लेजिस्लेचर्स के लिए। ओके, तो द स्टेट लेजिस्लेचर्स में बाय लॉ ऑथराइज द पंचायत कि आप लिवाई कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, ओके, अप्रोप्रिएट कर सकते हैं टैक्सेस को, ड्यूटीज को, टोल्स को, फीस को। मैंने क्या बोला कि स्टेट लेजिस्लेचर्स लॉ के माध्यम से कर सकते हैं क्या? पंचायत को ऑथराइज, क्या अथॉरिटी दे सकते हैं पंचायत को कि ठीक है आप लिवाई कर लो, कलेक्ट कर लो, अप्रोप्रिएट कर लो टैक्सेस को, ड्यूटीज को, टोल्स को, फीस को। ओके, और क्या कहता है ये आर्टिकल 243H
ये असाइन करता है या फिर मतलब बेसिकली स्टेट लेजिस्लेचर्स और क्या कर सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर्स असाइन कर सकते हैं पंचायत को वो टैक्सेस। अब स्टेट लेजिस्लेटर डिसाइड करेंगे कि अच्छा ये टैक्स पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस लिवाई कर सकती हैं या कलेक्ट कर सकती हैं, ये ड्यूटीज आप कर सकते हो। तो ये सब कुछ बेसिकली स्टेट लेजिस्लेटर डिसाइड करता है, ओके, सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस। और क्या आर्टिकल 243H कहता है, जो आर्टिकल 243H कहता है कि बेसिकली देखिए स्टेट लेजिस्लेचर्स ग्रांट्स एंड एड भी दे सकते हैं पंचायत को फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। ओके, तो ये चीज आपको बेसिकली 3 चीजें यहाँ पे मैंने आपको बोली कि स्टेट लेजिस्लेचर एक लॉ के माध्यम से 3 चीजें करता है, कर सकता है या फिर, है ना। पहला, पंचायत को अथॉरिटी दे सकता है कि आप लिवाई, कलेक्ट, अप्रोप्रिएट कर सकते हैं टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स, फीस को। दूसरा, कि पंचायत को अथॉरिटी दी जा सकती है कि आप ये टैक्स, ये ड्यूटी या ये वाली टोल्स, फीस आप कलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा, ग्रांट्स एंड एड दिए जा सकते हैं पंचायत को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से ही, ठीक है। तो ये बेसिकली कभी भी आप ये अगर लिख रहे हैं तो आप क्या करें, 243H लिखा, उसमें आपने स्टेट लेजिस्लेचर्स में बाय लॉ और ये 3 चीजें यहाँ पे लिख दी। ऑलराइट, आई होप आई हैव मेड माय पॉइंट क्लियर। फिर उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 243I पे। आर्टिकल 243I क्या बेसिकली कहता है कि जो गवर्नर है, गवर्नर शैल कॉन्स्टिट्यूट स्टेट फाइनेंस कमीशन एवरी 5 years। ओके, द गवर्नर शैल कॉन्स्टिट्यूट स्टेट फाइनेंस कमीशन एवरी 5 years, ताकि वो रिव्यू कर सके पंचायत की फाइनेंशियल पोजीशन को और फिर रिकमेंडेशंस दे सके गवर्नर को ही। स्टेट फाइनेंस कमीशन गवर्नर को ही तो रिकमेंडेशन देगा ना, ठीक है। क्या रिकमेंडेशंस होती होंगी बेसिकली कि क्या मेजर्स लिए जाने चाहिए टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत, है ना, ये सारी चीजें। ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग दैट यू नो वेरी वेल। उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 280 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज BB। तो ये बेसिकली क्या कहता है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द सेंट्रल फाइनेंस कमीशन या फाइनेंस कमीशन जिसे आप कहते हैं, कि आप प्रेसिडेंट को, फाइनेंस कमीशन किसको रिकमेंडेशन देता है, प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो आप प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशंस दें, ये आपकी ड्यूटी है एज टू द मेजर्स जो नीडेड हैं टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ अ स्टेट, ताकि वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट जो है वो इसलिए कंसोलिडेट करना है और ज्यादा, ताकि वो पंचायत के रिसोर्सेज को सप्लीमेंट कर सके। Alright, on the basis of the recommendations made by the State Finance Commission. Again, it's a long provision. आप इसको इतना लंबा मत लिखिएगा, आप इतना ही लिख सकते हैं। ये तो मैं आपको बस आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से और समझा रही थी कि this is something you must know. Okay? It mandates Finance Commission कि आप recommend करें measures को to augment the consolidated fund of the state and supplement पंचायत resources to the president. President को recommend किया जाता है। Alright, so let's move on to the next thing here. Okay, तो इम्पोर्टेंस क्या है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की डेवलपमेंट के लिए, दैट यू नो वेरी वेल। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, गवर्नमेंट स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, SDGs को लोकलाइज करने के लिए, रूरल डेवलपमेंट को इनेबल करने के लिए, विमेन एम्पावरमेंट का बैकन है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, एंड इट्स डेफिनेटली credible source of information for health and technical and technological developments. The kind of legitimacy the grassroots government has, मतलब कोई सरकार वो कभी भी होल्ड नहीं कर सकती। सोर्स लेजिटिमेसी इन द सेंस इंफॉर्मेशन की, जो क्योंकि क्लोज बहुत है ना, जितना विसिनिटी में सरकार, जितनी कोई भी अथॉरिटी जितनी एक्सेसिबल और जितना आपका बात करना उनसे आसान है, वो उतना ज्यादा ट्रस्ट वर्दी हो जाते हैं, उतने ज्यादा अपने लगने लगते हैं कि ये वी मस्ट गो टू दिस पर्सन एंड टॉक। ओके, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। अब देखिए 3 तरह के सोर्सेज होते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के। एक तो अब देखिए इसको भी आप फ्लो चार्ट बनाना सीखिए। खैर इतना तो, जैसे अगर ये शीट है तो इतना स्पेस नहीं होता कि तीनों ऐसे बन पाए, तो कुछ भी अपना एक कोई फॉर्मेट डेवलप कीजिए, ठीक है। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ऐसे आपने लिखा, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, बट दिस यू विल डू, ठीक है। इंटरनल या ओन रिसोर्सेज सोर्सेज, ठीक है, इंटरनल सोर्सेज, एंड देन वी हैव ट्रांसफर ऑफ फंड्स, और फिर तीसरा हमारे पास अदर सोर्सेज, ठीक है। फिर इसमें 2-3 पॉइंट करके 2-3 पॉइंट आपका फ्लो चार्ट कंप्लीट। ओके, अगर पूरा सवाल ही सोचिए, एक सवाल का एक पार्ट सिर्फ यही है, तो अगर आप आधे पेज में, एक पेज में ये सिर्फ
जब सवाल ही यही है तो यही लिखोगे ना, ओके। तो यही अगर आप बना देते हैं तो ऑफ कोर्स दैट इज योर आंसर, आपका टाइम बचेगा। तो अपने रिसोर्सेज कौन से इनके पास, एक तो टैक्स रेवेन्यू है, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू है, ओके। तो टैक्स रेवेन्यू बेसिकली कौन सा टैक्स रेवेन्यू, जो प्रॉपर्टी टैक्स आता है लैंड से, लैंड जो कि एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, या फिर बिल्डिंग से आता है प्रॉपर्टी टैक्स, या फिर टैक्सेस ऑन ड्यूटीज एंड कमोडिटीज जो सर्विस टैक्स है, टैक्सेस ऑन प्रोफेशन ट्रेड्स, ओके। सो दिस इज समथिंग दैट यू नो वेरी वेल। नॉन टैक्स रेवेन्यू कहाँ से आता है, ऑफ कोर्स जो टैक्स नहीं है वो नॉन टैक्स है वैसा रेवेन्यू। कोई भी फॉर एग्जांपल कोई एक फेयर है, या फिर कोई मेला, या कोई भी इस तरह का फीस जो है, अगर आपको रजिस्ट्रेशन करनी है कैटल की, जो आप उस पंचायती एरिया में सेल करेंगे तो उसकी फीस, तो इस तरह के जो रेवेन्यू है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू है। ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम सेंट्रल फाइनेंस कमीशन एंड स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो एक होते हैं टाइड ग्रांट्स, दैट यू नो वेरी वेल। टाइड मतलब जो किसी से टाइड है, बंधे हुए हैं, कि आपको ये जो पैसा मिल रहा है ना, ये आप सैनिटेशन पे ही लगाओगे, एडुकेशन पे ही लग सकता है ये पैसा सिर्फ, ठीक है। तो दीज कम फॉर स्पेसिफिक पर्पस और स्पेसिफिक सेक्टर्स। अनटाइड ग्रांट्स जिन्हें हम जनरल पर्पस ग्रांट्स भी कहते हैं, दे आर प्रोवाइडेड विदाउट एनी स्पेसिफिक कंडीशंस, या आप अपने लोकल नीड्स और प्रायोरिटीज के लिए जो भी आपको लगता है उसके लिए यूज करें। फिर होते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स, अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया है तो कुछ आपको एडिशनल फंड्स मिलेंगे, ओके। सो दैट्स लाइक इंसेंटिवाइजेशन, ओके। तो इसकी रिकमेंडेशन भी स्टेट फाइनेंस सेंट्रल फाइनेंस कमीशन करती है कि अच्छा दिस इज अ परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट जो मिलना चाहिए, ओके। फिर आता है स्पेशल कैटेगरी ग्रांट्स, ये भी एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट ही है। कुछ यूनिक चैलेंजेस जो हैं उनको एड्रेस करने के लिए ये स्पेशल कैटेगरी ग्रांट्स मिलते हैं, जो भी पर्टिकुलर नीड्स होती हैं। कई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की, जैसे नॉर्थ ईस्ट में या किसी स्पेसिफिक रीजन में, नॉर्थ ईस्ट में तो खैर काउंसिल सिस्टम है, बट स्टिल यू गेट माई पॉइंट, राइट, सर्टन स्पेसिफिक रीजन और कॉन्टेक्ट्स। देन अदर सोर्सेज क्या है, जो डिफरेंट स्कीम्स के लिए पैसा मिलता है ग्रास रूट्स गवर्नमेंट को, ठीक है। ट्रांसफर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट अंडर डिफरेंट स्कीम्स लाइक मनरेगा, या फिर जो ग्रांट्स मिलते हैं इंटरनेशनल बॉडीज से जैसे वर्ल्ड बैंक, ओके। अब देखिए, इससे पहले कि हम चैलेंजेस देखें पीआरआईज के फाइनेंस के साथ या इनिशिएटिव्स या वे फॉरवर्ड, आपको ये पता होना चाहिए कि इस रिपोर्ट के, जिसकी हमने हेडलाइन या न्यूज ऊपर देखी, आरबीआई के रिपोर्ट के ओके की हाइलाइट्स क्या है, इंपॉर्टेंट आपके प्रीलिम्स मेंस के पर्सपेक्टिव से, बहुत ध्यान से सुनिए। पहला की हाईलाइट है रेवेन्यू कॉम्पोजिशन, और यही आपको यहां से आई होप जब जो मैं बोल रही हूं उसको आप अपने आंसर्स में लिखेंगे तो ये आपके कंसर्न्स या चैलेंजेस भी हैं, पर विद डेटा है, बिकॉज यू हैव द डेटा नाउ। तो रेवेन्यू कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो जो पंचायत हैं दे अर्न ओनली 1% ऑफ देयर रेवेन्यू थ्रू टैक्सेस, ओनली 1% ऑफ देयर रेवेन्यू थ्रू टैक्सेस। तो आपके प्रीलिम्स में से कैसे लिखा जा सकता है कि more than 95% of the revenues comes from taxes, their own taxes, internal sources, something of that rubbish statement, completely rubbish। क्योंकि आप ये अपने लक्ष्मीकांत में पढ़ते हैं कि पहली बात तो उनको टैक्सेस डिवॉल्व ही नहीं किए जा रहे स्टेट लेजिस्लेचर्स द्वारा, साथ में वो एक विल नहीं है अपने ही लोगों को टैक्स करने की। ये सबसे बड़ा चैलेंज है ग्रास रूट्स लेवल पे, ओके। पढ़ते हैं ये आप, दिस इज लाइक बिहेवियरल थिंग, ओके। तो ये रिपोर्ट ये बताती है पंचायत अर्न ओनली 1% ऑफ द रेवेन्यू थ्रू टैक्सेस एंड मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम ग्रांट्स प्रोवाइडेड बाय द सेंटर एंड स्टेट्स। 95% ऑफ द रेवेन्यू इज एक्चुअली ग्रांट्स, ठीक है। तो इसको 95% टैक्स कर देंगे, ओके, एंड ओनली 1% इज फ्रॉम ग्रांट्स, या यू गेट माई पॉइंट, राइट। कैसे भी इसको एक ही स्टेटमेंट बनाए, दो में बनाए, व्हाटएवर। तो ये रिपोर्ट भी बेसिकली ये बताती है, ओके। और अगर हम बात करें इसको भी बाइफिकेट कर दे अगर हम 95% को भी, ये भी आपको पता होना चाहिए। रिपोर्ट कहती है कि देखिए 80% जो रेवेन्यू है वो आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रांट से, 80%, ये भी आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड ओनली 15% इज फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट के ग्रांट्स, ठीक है। तो ये आपको ऑफकोर्स याद रखना है। और बेसिकली रिपोर्ट क्या कहती है, let's come to the second point, which is some revenue statistics. Actually they are
वेरी लेस इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये थोड़ा सा आई होप ज़्यादा यहाँ डेटा हो सकता है कि अगर हम 2022-23 की बात करें तो जो पंचायत थे तो उनके पास बेसिकली टोटल रेवेन्यू आया ₹35,354 करोड़ का। ओके, तो इसमें से केवल, क्योंकि जब मैंने आपको बताया ओनली 1%, सो इट्स लाइक 737 करोड़ जो था बेसिकली, आप पता क्या कर सकते हैं, इफ यू सो विश आप इसका एक ऐसे पाई चार्ट बनाएं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि लाइक दिस इज 35,354 करोड़ जो पूरा रेवेन्यू जनरेशन हुआ 2022-23 में, ऐसा आप लीगन डालें, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे 737, खैर ये बहुत क्रिटिकल हो जाएगा, पर आप इसको कुछ भी 1% ऐसा ऐसे दिखा के कर सकते हैं, ठीक है। 737 करोड़ था, वो ओन टैक्स रेवेन्यू से था। ओके, और कहाँ से आता है ओन टैक्स रेवेन्यू, जो मैंने आपको बताया, प्रोफेशन, ट्रेड्स, इस पे जो टैक्स है, लैंड रेवेन्यू, स्टैम्प्स, रजिस्ट्रेशन फीस, सर्विस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है। फिर उसके बाद जो यहाँ पे आप लिख दें नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू से बेसिकली कितना आता है 1494। ओके, तो ये, और नॉन टैक्स रेवेन्यू भी ऊपर मैंने आपको बताया क्या है, मेला लग गया ये सब, या पंचायती राज प्रोग्राम्स हो गए, उसकी फीस, एंट्री फीस, इंटरेस्ट पेमेंट्स वगैरह, ये सब कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यू है, ठीक है। तो दिस इज समथिंग यू कैन डू। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो मैंने आपको बताया भी, सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रांट्स। ओके, तो ये ग्रांट्स बेसिकली कितना दे रहे हैं आप अभी, it's like 24,699 crores. Now you just see how much is that. Okay, और अगर हम स्टेट गवर्नमेंट्स की बात करें तो इट्स लाइक 8,148 करोड़। तो अगर आप चाहें और अगर आपकी इतनी क्षमता है कि आप इसे याद करें, आपका मन है, तो आप इसे इस तरह से बना सकते हैं। दिस इज लाइक माई पर्सनल सजेशन टू यू। ओके, तो ये एक रिपोर्ट ने बोला, बेसिकली पहले वाले रेवेन्यू कॉम्पोजिशन को ही रिपोर्ट ने इस तरह से दिखाया कि अच्छा इतना इतना, ये स्टैटिस्टिक्स हैं, दीज आर द स्टैट्स। ओके, सो और एक और चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है कि आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से है, वो है स्टेट रेवेन्यू शेयर एंड इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज, क्योंकि उसमें फर्स्ट स्टेट कौन सी है, सेकंड स्टेट कौन सी है, लार्जेस्ट, हाईएस्ट, ऐसी स्टेट्स का एक स्टेटमेंट बन जाता है प्रीलिम्स में, ठीक है। तो कितना बेसिकली एक पंचायत के रेवेन्यू का शेयर है इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट्स ओन रेवेन्यू, तो बहुत कम है। ओके, मतलब एक है स्टेट का रेवेन्यू, पूरा स्टेट का टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये हो गया स्टेट का रेवेन्यू। अब ये जो स्टेट का रेवेन्यू, ऑफ कोर्स उसमें पंचायत का रेवेन्यू भी तो ऐड होता है, अब वो कितना है। ओके, तो इट्स वेरी वेरी मिनिमल। जब द पंचायत शेयर इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स ओन रेवेन्यू रिमेन्स मिनिमल, दिस इज द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे रिपोर्ट में आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश का जो रेवेन्यू रिसीट है इनके ग्राम पंचायत लेवल का या पंचायत लेवल का, इट्स जस्ट 0.1%, 0.1% ऑफ स्टेट्स ओन रेवेन्यू। लेकिन एक हाईएस्ट भी है, वो है यूपी। अगर हम यूपी का केस देखें, उत्तर प्रदेश के केस में जो पंचायत का रेवेन्यू है बेसिकली वो 2.5% है स्टेट के रेवेन्यू का, विच इज लाइक ग्रेट। 0.1% और 2.5, और यूपी एक बहुत बड़ी स्टेट है। ओके, तो इट्स हाईएस्ट अमंग द स्टेट्स यूपी। यूपी को आप याद रखेंगे, आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग यू मस्ट नो। और क्या चैलेंजेस हैं, स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं, देखिए हाँ, ऑफ कोर्स हैवी रिलायंस ऑन ग्रांट्स, इसके लिए आप ये बना सकते हैं जो मैंने आपको पाई चार्ट बताया। ओके, इनएडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, वीक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्कुल इनकंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। देखिए डेटा ही नहीं है खुद के रेवेन्यू पे, और जो डेटा है भी है वो किसी स्टेट में किसी और फॉर्मेट में रखा जा रहा है, कंपाइल किया जा रहा है, किसी स्टेट में किसी और फॉर्मेट में, स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट ही नहीं है कोई। बाकी एक ही स्टेट में भी डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। लैक ऑफ स्किल्ड स्टाफ भी है कि वो इस डेटा को मेंटेन कर पाए। तो अगर हमें पूरे देश के डेटा को कंपेयर भी करना हो तो हमारे पास कोई, समझ रहे हैं, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही नहीं है। कंपेयर भी तो स्टैंडर्डाइज चीज़ों को किया जाता है। ओके, अगर एक एंट्री में मेरे पास एक स्टेट का डेटा है, बाकी 10 का है नहीं, तो मैं क्या कंपेयर करूं उसे।
ओके अगर हम ऑडिट रिपोर्ट्स की भी बात करें, इट इज जनरेटेड फॉर ओनली 46% ऑफ ग्राम पंचायत फॉर 2019-20। टैक्स रेवेन्यू लिमिटेड टैक्स बेस है, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है, एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लैक ऑफ क्लियर गाइडलाइंस है। ओके कि न्यू टैक्सेस, ठीक है टैक्स आपने डिवॉल्व कर दिया कि हम ये टैक्स लिवाई कर सकते हैं, पर वही तरीका ही नहीं पता हाउ टू इंट्रोड्यूस न्यू टैक्सेस। दिस इज लाइक सच अ बिग प्रॉब्लम। और आप जानते हैं पंचायती स्तर पे मिसयूज ऑफ फंड्स, करप्शन, पर्सनल गेन के लिए मिसयूज ऑफ फंड्स, ये सब कुछ एग्जिस्ट करता है, जिसका बहुत रीसेंट एग्जांपल हमें विजयवाड़ा में देखने के लिए मिला। रुपीज 1.58 करोड़ वर डाइवर्टेड फ्रॉम द ग्राम पंचायत अकाउंट विदाउट प्रायर परमिशन फ्रॉम द पंचायत बॉडी, है ना। तो ये हमें विजयवाड़ा में देखने के लिए मिला। इनफैक्ट हम मनरेगा रिलेटेड वेस्ट बंगाल का केस भी जानते हैं। ओके अगर हम स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात करें तो रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो ओनली 9 स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूट एसएफसीज रेगुलरली, और उसमें से भी 2 ही एक्टिव है। तो वो जो मैंडेट है शैल, जो मैंने आपको बोला ऊपर कि गवर्नर शैल कॉन्स्टिट्यूट, अब गवर्नर भी तो समझिए ना, गवर्नर तो तभी काम करेगा ना जब लेजिस्लेचर उनको कुछ भेजेगा। दे वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट। सो इट्स द गवर्नमेंट जिनके ऊपर ओनस आता है। तो ओनली 9 स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूट एसएफसीज रेगुलरली, उसमें से भी 2 ही एक्टिव है। सो शैल एवरी 5 years, वी डोंट सी दैट। ओके फिर उसके बाद इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं अभी तक फाइनेंशियल सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, फाइनेंशियल इकोसिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। ई ग्राम स्वराज, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है। ये असिस्ट करता है पंचायत की क्रेडिबिलिटी को एनहांस करने में। ओके तो जब उनकी क्रेडिबिलिटी एनहांस हो जाएगी तो ऑफकोर्स वो ट्रस्टवर्दी पंचायती राज सिस्टम्स बन जाएंगे, ऐसा यहाँ लिखा है, जिसकी वजह से जो स्टेट्स हैं वो उन्हें ग्रेटर डेवल्यूशन ऑफ फंड्स करेंगे। ओके तो ये चीज यहाँ पे लिखी है, और ये एक प्लेटफॉर्म की तरह भी एक्ट करता है फॉर इफेक्टिव मॉनिटरिंग। आप समझ रहे हैं ना, इफेक्टिव मॉनिटरिंग हो रही है तभी तो, और अच्छी रिपोर्ट अगर आप एक पंचायत के बारे में देंगे तो वो पंचायत क्रेडिबल हो जाएगा, एक स्टेट की पंचायती राज सिस्टम, और इसीलिए उसको हायर डेवल्यूशन, ग्रेटर डेवल्यूशन ऑफ फंड्स होगा। ई ग्राम स्वराज। ओके फिर आता है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, GPDP। ये एक एनुअल एक्सरसाइज होती है कैरिड आउट बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज सारी ग्राम पंचायत में और बाकी लोकल सेल्फ गवर्नेंस बॉडीज में। ओके जहाँ पे ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स को प्रिपेयर किया जाता है पार्टिसिपेटरी मैनर में। ओके कि अच्छा दिस इज द नीड, ये लोगों से पूछा जाता है और भी सारी चीजें, ठीक है। तो फिर ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बेसिकली 1 साल के लिए प्रिपेयर किया जाता है कि ये हमारी प्रायोरिटाइजेशन होगी। कैपेसिटी बिल्डिंग, जी हाँ कैपेसिटी बिल्डिंग, CBPSA पंचायत सशक्तिकरण अभियान। इट्स कैपेसिटी बिल्डिंग पंचायत सशक्तिकरण अभियान। सशक्तिकरण इज नथिंग बट कैपेसिटी बिल्डिंग ओनली। तो हम स्टेट्स को, यूटीज को असिस्ट करते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए और ट्रेनिंग के लिए, किनकी, पंचायती इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए, ताकि वो अपने फंक्शंस को सही से परफॉर्म करें। ओके प्लानिंग सही से करें, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट सही से करें, एफिशिएंटली करें। ओके तो CBPSA। फिर उसके बाद राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ये तो आप जानते ही हैं। ओके तो इसमें हमें बेसिकली SDGs को मोर और लेस हमें अचीव करना है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के माध्यम से, इसीलिए हम कैपेसिटी डेवलपमेंट करते हैं रूरल लोकल सेल्फ गवर्नेंस की। वे फॉरवर्ड, अब यहाँ पे बेसिकली रिपोर्ट ने, जो बेसिकली RBI की रिपोर्ट है उसने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं। तो पहली रिकमेंडेशन RBI की है कि ग्रेटर डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब देखिए डिसेंट्रलाइजेशन की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी ग्रेटर डिसेंट्रलाइजेशन ही है। डू नॉट थिंक अदरवाइज कि डिसेंट्रलाइजेशन में तो दिक्कत लग रही है तो चलो सेंट्रलाइजेशन कर लो, छोड़ो इनको। नो, दैट्स व्हाट द RBI सेज। Promote more and more decentralization, empower local leaders, officials, measures लीजिए जिसे फाइनेंशियल ऑटोनॉमी उनको मिले, जिनसे पंचायती राज फाइनेंसेस की सस्टेनेबिलिटी बढ़े, ठीक है। तो ग्रेटर डिसेंट्रलाइजेशन, मोर ऑटोनॉमी, जो भी आप कहें, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है RBI? सो RBI सेज कि देखिए
जो PRIs हैं वो रिसोर्स यूटिलाइजेशन को एनहांस कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन उसके लिए भी हमारी एक सजेशन है कि क्या करें, ट्रांसपेरेंट बजटिंग को अडॉप्ट कर लीजिए। ओके, सो इट्स लाइक ट्रांसपेरेंसी रिलेटेड कुछ मेजर्स हैं, जैसे ट्रांसपेरेंट बजटिंग, फिस्कल डिसिप्लिन लीजिए। ओके, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है डेवलपमेंट प्रायोरिटाइजेशन में, डेवलपमेंट प्लान्स बनाते हुए स्टाफ ट्रेनिंग की जरूरत है, रिगरस इवैल्यूएशन की जरूरत है। ओके, तो ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट और लास्ट पॉइंट बेसिकली RBI ने क्या बोला है कि देखिए, हमें पब्लिक अवेयरनेस को रेज करने की जरूरत है। कैसे? वी नीड टू डू दैट कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के फंक्शंस क्या हैं, उनको अकाउंटेबल होल्ड कैसे आप कर सकते हैं, आपका ये क्या हक है या क्या उनको काम करना है, तो ये बेसिकली हमें करने की जरूरत है। सरकार नोज बेटर कि ये कैसे किया जा सकता है। ओके, तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो और वे फॉरवर्ड यहाँ क्या लिखा है, बजटरी सपोर्ट, बजटरी एलोकेशन जो है वो इंक्रीज कर दी जाए हायर लेवल्स के द्वारा, गवर्नमेंट के हायर लेवल्स के द्वारा, ताकि PRIs के पास खुद का सफिशिएंट रिसोर्स हो टू फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी दे दी हैं, क्योंकि देखिए सबसे पहली सरकार कौन है, PRIs हैं। कुछ भी होगा, कल को कोविड आया तो कौन सबसे ज्यादा ग्राउंड पे काम कर रहा था, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। रिस्पॉन्सिबिलिटीज सबसे ज्यादा बड़ी हैं और महत्वपूर्ण है इस तरह से देखें, लेकिन फंड्स है नहीं, तो ये और उनका फंडिंग सोर्स जो है वो और डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। ओके, स्किलिंग, जी हाँ बिल्कुल, फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल्स एनहांस कीजिए स्टाफ की। अकाउंटेबिलिटी, रेगुलर और इंडिपेंडेंट ऑडिट्स होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स होने चाहिए टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ फंड्स, जी बिल्कुल। स्ट्रेंथनिंग स्टेट फाइनेंस कमीशन, पहले स्ट्रेंथन तो बात की बात है, स्टेट फाइनेंस कमीशन का कॉन्सेप्ट ही ऐसे पड़ा है, सिर्फ 9 स्टेट्स उसको रेगुलरली कॉन्स्टिट्यूट कर रही हैं, उसमें से भी 2 ही एक्टिव हैं, तो इट्स लाइक समथिंग रेगुलरली उसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, उनकी रिपोर्ट्स को टेबल किया जाए स्टेट लेजिस्लेचर्स में, उन्हें डिस्कस किया जाए। अवेयरनेस, जी हाँ, ये तो हमने अभी देखा ही RBI की रिपोर्ट में भी। लेकिन क्यों, बेसिकली अगर आपसे मैं सवाल पूछूं तो आपको 3 पॉइंट्स में आंसर देना है कि पंचायत फेस ही क्यों कर रहे हैं फंडिंग रिलेटेड इशूज, जो मैंने आपको बताया, लिमिटेड टैक्सेशन, क्योंकि तो सबसे पहली बात तो उनमें विल नहीं है खुद के लोगों को टैक्स देने, वो खुद के ही लोग हैं सारे, मतलब एक तरह से इंटरलिंक किनशिप ही होती है आधे ज्यादा, ग्राम लेवल पे तो, या जानते ही होते हैं, खुद के लोग होते हैं वो। और दूसरा पॉइंट, सबसे पहले तो लिमिटेड टैक्सेशन, दूसरा लो कैपेसिटी एंड यूटिलाइजेशन, जिसके पॉइंट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे जो अभी हमने डिस्कस किए। तीसरा, फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन इश्यूज, डेवल्यूशन ही नहीं हो रहा फाइनेंशियल पावर का। ओके, स्टेट लेजिस्लेचर्स वही नहीं कर रहे। और फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या रेपरकशंस हैं, आपने मेरे को जवाब दे दिया कि दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से फंडिंग इश्यूज या फाइनेंस इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन अब इसका रेपरकशन क्या होगा, क्या बुरा हो जाएगा इससे, चलने दीजिए, इशू तो बहुत होते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात तो जितना ज्यादा ये एक्सटर्नल फंडिंग पे डिपेंडेंट रहेंगे, खुद का सोर्स नहीं, इंटरनल रेवेन्यू वगैरह ये सब कुछ नहीं इनहैंस होगा, तब तक हायर टियर्स ऑफ गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस रहेगी। तो पहला रेपरकशन है इंटरफेरेंस, ठीक है। दूसरा आप क्या बोलेंगे कि अभी भी यहाँ पे आई कैन टेल यू मेनी एग्जांपल्स जो न्यूज में चल रहे हैं, जो डिलेड रिलीज ऑफ फंड्स हैं। ओके, तो जितना ज्यादा डिले होता जाएगा, आपने कई एग्जांपल्स ऐसे देखे होंगे जहाँ पे पंचायत खुद के प्राइवेट फंड यूज करते हैं, तो ये इज समथिंग नॉट गुड, ये इसका रेपरकशन है डिलेड फंड्स का। ओके, और बेसिकली एक और पॉइंट मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बताती हूँ, आप लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो, जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज जो हमने ऊपर भी देखी, तो अभी बहुत रिसेंटली ये हमने डिस्कस भी किया था एक वीडियो में 2023 की, मार्च 2023 में उन्होंने बेसिकली बोला कि देखिए 19 जो स्टेट और यूटीज के बेसिकली पंचायती राज है, दे डिड नॉट रिसीव एनी फंड्स। अभी हमने ऊपर एक स्कीम देखी ना, एक इनिशिएटिव देखा, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, है ना, तो उनको 2023 के फाइनेंशियल ईयर में बेसिकली कोई भी फंड्स नहीं मिले राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंदर, तो क्या लोकलाइजेशन ऑफ SDGs होगा। ओके, तो इसका क्या रेपरकशन है, बेसिकली
डिलेड अचीवमेंट ऑफ SDGs, ठीक है, तो उसमें आप ये बेसिकली लिख सकते हैं. Okay, now let's move on to the next topic, which is Street Vendors Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending Act 2014. अब देखिए PM स्वानिधि और ये सब वगैरह आप काफ़ी देखते हैं, काफ़ी न्यूज़ में रहता है, तो ये प्योरली आप कह सकते हैं कि आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट, और यहाँ पे कुछ भी समझाने वाला नहीं है. ओके, प्योरली इट्स लाइक चीज़ें बस आपको पता है तो पता है वाली यहाँ पे बात हो जाएगी. तो हम देख लेते हैं इसको ऐसे ही एज इट इज. ओके, तो रिसेंटली क्या हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने हाईलाइट किया है कि देखिए जो स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014 है, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन का पेस है वो बहुत स्लो है. ओके, और क्या न्यूज़ है, बेसिकली हमारे को मिलता है एक रीवैम्प्ड पैसा पोर्टल. तो आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये जो पैसा पोर्टल है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. इट्स एक्चुअली इंपॉर्टेंट. क्या है पैसा पोर्टल? पैसा पोर्टल का हमें डैशबोर्ड देखने के लिए मिला है. इट्स नथिंग बट पोर्टल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन एक्सेस. ओके, तो ये बेसिकली पोर्टल क्या करता है, बहुत सारी स्कीम्स के अंडर हमें जैसे एक्सेस बोलते हैं कि इतना लोन में इतनी इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी या सबवेंशन मिलेगा या कुछ भी, तो उसका डिले ना हो वो एक्सेस. तो वो बेसिकली एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म बना दिया गया है ताकि जो प्रोसेसिंग है इंटरेस्ट सब्सिडी की टू एलिजिबल बेनिफिशियरीज अंडर PM स्वानिधि, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स एक्सेट्रा, वो थोड़ा फास्टर हो जाए. तो पैसा बेसिकली इसके लिए है. PM स्वानिधि मिशन मॉनिटरिंग पोर्टल वर ऑल्सो लॉन्च्ड एट द इवेंट. की फीचर्स क्या है स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 के? राइट्स हैं कुछ स्ट्रीट वेंडर्स के. हर एक स्ट्रीट वेंडर के पास राइट है कि वो अपना बिजनेस कैरी ऑन कर सकता है स्ट्रीट वेंडिंग का एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन्ड जो उनके सर्टिफिकेट में होंगे, सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग में. ड्यूटीज क्या है, अब कुछ ड्यूटीज भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपके प्रीलिम्स में ये आ जाए कि स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 नॉट जस्ट टॉक्स अबाउट द राइट्स ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स बट ऑल्सो ड्यूटीज ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स. तो बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ, स्ट्रीट वेंडर्स की ड्यूटीज क्या है कि अपना जो भी गुड्स है वेयर्स है उसको रोज रिमूव करें, क्योंकि आप वैसे भी ये पोर्टेबल होता है ना जो स्ट्रीट वेंडिंग का पूरा बिजनेस है ना. तो आपको रोज के रोज आप आते हैं तो यू हैव टू रिमूव योर गुड्स एंड वेयर्स एवरी डे, आपके दिन के दिनचर्या के जब समाप्त होता है वो टाइम. ठीक है, जो भी आपको अलॉट किया गया है टाइम के, यहाँ तक आप कर सकते हैं, इस टाइम तक कर सकते हैं अपना काम. मेंटेन क्लेनलीनेस एंड पब्लिक हाइजीन, सिविक एमिनिटीज को मेंटेन करें, पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई हार्म नहीं होना चाहिए आपके वजह से. आप अपने मेंटेनेंस चार्जेस को टाइम टू टाइम पे करें, सिविक एमिनिटीज को, अथॉरिटीज को, जो भी डिटरमाइन किया जाएगा जितना भी पैसा आपको देना पड़ेगा. ठीक है, फिर आता है टाउन वेंडिंग कमिटीज. इनको एस्टैब्लिश किया जाएगा ईच लोकल अथॉरिटी में. ओके, तो ये जो TVCs है, टाउन वेंडिंग कमिटीज, ये बेसिकली क्या करती हैं, ये एलोकेट करती है वेंडिंग जोन्स को एक सिटी में. पहले तो ऑफ कोर्स आइडेंटिफाई करती है कि यहाँ पे अलाउ किया जा सकता है स्ट्रीट वेंडिंग. ओके, दिस इज समथिंग दिस इज एन एरिया जहाँ पे ये सब कुछ स्ट्रीट वेंडर्स बेसिकली अपना काम कर सकते हैं. तो वेंडिंग जोन्स को आइडेंटिफाई करना, एलोकेट करना टाउन वेंडिंग कमिटीज का काम है. ओके, तो TVCs जो है दे आर टू बी हेटेरोजेनसली constituted with at least 40% of its elected members being street vendors itself. Okay, और उसमें से 1/3 are to be women. Very interesting, right? अब देखिए it's such a good act, लेकिन शायद इसका जो implementation है वो इतना strong नहीं हो रहा. At least once every 5 years for the issuance of a certificate of vending to the vendors identified. मतलब सर्वे होगा स्ट्रीट वेंडर्स का एटलीस्ट एक बार हर 5 साल में. ओके, सीलिंग लिमिट ऑन द नंबर ऑफ वेंडर्स 2.5% ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि नंबर ऑफ वेंडर्स कितने हो सकते हैं एक टाउन या एक सिटी में या एक जोन में. तो उस एरिया में जो पॉपुलेशन है उसके 2.5% जो लोग हैं वो उतने नंबर ऑफ वेंडर्स अलाउ किए जा सकते हैं. दिस इज द सीलिंग लिमिट. आपके प्रीलिम्स में इसको मैनिपुलेट करके 3.5%, 4.5% कुछ भी किया जा सकता है. ठीक है, सो दिस इज समथिंग आई एम ट्राइंग टू मेक योर. इट इज सेट एट 2.5% ऑफ द पॉपुलेशन. जैसे अगर
राइट, यू गेट माई पॉइंट राइट। अगर 10 हैं तो 2.5 लोग अलाउड किए जा सकते हैं, इतने स्ट्रीट वेंडर्स हो सकते हैं, इट्स लाइक दैट। ओके, grievance redressal committees, just a minute. Okay, grievance redressal committees, they are to be set up by the states, एक रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर की चेयरमैनशिप में। अब देखिए, जो आपका क्लेम है, फॉर एग्जाम्पल हमें ये अपना जो हमारे गुड्स को सीज कर लिया गया है, तो जो नॉन पेरिशेबल गुड्स हैं उसको तो 2 वर्किंग डेज में रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन जो पेरिशेबल गुड्स हैं जो बिल्कुल खराब ही हो जाएंगे अगर उनको रिलीज नहीं किया गया, तो वो बेचारे को बचत क्या होगी। तो वो सेम डे जो आपका क्लेम है उसके सेम डे में ही रिलीज कर दिए जाते हैं। ओके, तो ये चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड आप खुद देखेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो मुझे समझाना है वो एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोशल ऑडिट का, और कुछ यहाँ समझाने वाला है नहीं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके मेंस के प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। ओके, सो लेट्स डील विद दिस एंड देन हम एक जो ऊपर वाला टॉपिक रह गया वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या पता होना चाहिए, सोशल ऑडिट क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये, okay, a social audit is a systematic independent assessment of an organization's or program's social impact and ethical performance. What did I say? क्या होता है एक सोशल ऑडिट? सोशल ऑडिट एक सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट असेसमेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन या प्रोग्राम के सोशल इम्पैक्ट की। जैसे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, वैसे सोशल इम्पैक्ट भी तो देखोगे कि उसकी एथिकल परफॉर्मेंस क्या है, लोगों पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, how well are the actions and policies aligned with the stated values and goals. ओके, इनका कम्युनिटी पे, एम्प्लॉयज पे, इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट है। तो सोशल ऑडिटिंग बेसिकली ये होता है। आई एम अगेन रिपीटिंग, यहाँ पे इन्होंने पता नहीं ऐसा क्यों इतनी बेकार डेफिनेशन क्यों दी है, या खुद बना सकते हैं। Okay, a social audit is a systematic independent assessment of an organization's or program's social impact and ethical performance. That is it. Okay, that is it. तो यहाँ पे न्यूज़ क्या है, बेसिकली पहली मीटिंग हुई है सोशल ऑडिट एडवाइजरी बॉडी की, सैब की। सैब क्या है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एडवाइजरी बॉडी है भारत की। ओके, इट वाज सेट अप इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस किसके अंडर फंक्शन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर, विच इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर। ये बेसिकली एडवाइजरी बॉडी है, सोशल ऑडिट एडवाइजरी बॉडी है, तो कुछ एडवाइस करेगा मिनिस्ट्री को, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस को, है ना। तो क्या एडवाइस करेगा कि कैसे सोशल ऑडिट्स को इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा सकता है वेरियस स्कीम्स के अंडर। ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। So this is the concept you must understand. अगर मैं आपसे मेंस में पूछूं what are the key features of social audit, तो आप, और प्रीलिम्स में भी, प्रीलिम्स में अगर की फीचर्स ऑफ सोशल ऑडिट लिखा है तो आपको पता होना चाहिए सोशल ऑडिट का सबसे पहला फीचर है फैक्ट फाइंडिंग। आई रिपीट, फैक्ट फाइंडिंग एंड नॉट फॉल्ट फाइंडिंग। हमें किसी पे फॉल्ट्स नहीं डालने, हमें वी हैव टू मेक थिंग्स बेटर, तो फैक्ट फाइंडिंग नॉट फॉल्ट फाइंडिंग, दिस इज अ की फीचर ऑफ सोशल ऑडिट। और क्या, बेसिकली अगर आप मेंस में लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, या प्रीलिम्स में अगर आ जाता है 6 ऑप्शंस आ गए, तो क्या होगा कि फॉर एग्जांपल टाइमली ग्रीवेंस रिड्रेसल, ठीक है, तो टाइमली ग्रीवेंस रिड्रेसल का एक आपको पता होना चाहिए, इट्स अ की फीचर। डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रेंथन करना, इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना, creating a space for dialogue among various levels of stakeholders, community participation, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं,
इट्स कंडक्टेड विद द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल एंड कंपेयरिंग ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो हमारे हैं उसको ग्राउंड रियलिटी से कंपेयर किया जाता है। अच्छा दिख तो इतना रहा है लेकिन हुआ तो कुछ नहीं है ग्राउंड पे, है ना। तो ये चीज़ हम बेसिकली यहाँ पे कंपेयर करते हैं। Alright, so these are the things जो आपको लिखना पड़ेगा. Building, public pressure for better implementation of programs. These are like the key features of social audit. Okay, लेकिन फिर आपसे मेंस है तो कुछ भी पूछा जा सकता है. तो टाइप्स ऑफ सोशल ऑडिट्स पूछ लिया तो क्या लिखेंगे? बहुत ध्यान से सुनिए. अब ये भी कोई ऐसा मतलब टाइप नहीं है, ये इट्स वेरी कॉमन सेंस ओनली. ऑर्गेनाइजेशनल सोशल ऑडिट होता है एक कंपनी की ओवरऑल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एफर्ट्स हैं उसको असेस करना. तो ऑर्गेनाइजेशन से कंपनी बेसिकली आ जाती है, ऑर्गेनाइजेशन का सोशल इम्पैक्ट करना. ठीक है. फिर होता है प्रोग्राम स्पेसिफिक सोशल ऑडिट. ठीक है. तो प्रोग्राम स्पेसिफिक बेसिकली एक पर्टिकुलर प्रोग्राम का क्या इम्पैक्ट है, उसकी इफेक्टिवनेस कितनी है. फिर उसके बाद एक होता है फाइनेंशियल सोशल ऑडिट. हमें सोशल और इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशंस क्या है एक फाइनेंशियल डिसीजन के, नए तरह के कोई भी फाइनेंशियल पॉलिसीज आई हैं वगैरह, तो वो फाइनेंशियल सोशल ऑडिट होता है. ओके. एंड लास्ट वन है स्टेक होल्डर ड्रिवन सोशल ऑडिट. इसमें बेसिकली हम ऑडिटिंग प्रोसेस में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको इन्वॉल्व करते हैं आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये सैब वाला जो न्यूज़ है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इनको आई थिंक दे शुड हैव कवर्ड इट इन डिटेल. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सोशल ऑडिट ही इतना बड़ा टॉपिक है लेकिन उसमें से भी सोशल ऑडिट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो इनफैक्ट अगर ऐसे पर से आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो तो आपके एथिक्स के पेपर के लिए कभी भी आप लिख रहे हैं, कोई केस स्टडी आ जाती है तो सोशल ऑडिट का आप उसमें एग्जाम्पल दीजिए. ठीक है. और क्या की गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं सोशल ऑडिट के, इसको आप ऐसे करके लिखिए अपने मेंस में. ओके. इट्स इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, जानकारी, भागीदारी, सुरक्षा, ये सब कुछ है बेसिकली. भागीदारी इज पार्टिसिपेशन, प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन इज सुरक्षा. ओके. और आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है जो टिस्को है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जमशेदपुर. ये पहली कंपनी थी जिन्होंने सोशल ऑडिट परफॉर्म किया था 1979 में. इस तरह के सारे इनिशिएटिव्स टाटा ही आप जानते हैं पहले एग्जाम्पल होते हैं. तो उन्होंने सोशल परफॉर्मेंस को ऐसे ऑडिट किया था सोशल ऑडिट के माध्यम से. दिस इज समथिंग यू मस्ट नो. ओके. और अगर हम जो इंडिया में ऑलरेडी सोशल ऑडिट एसोसिएटेड फ्रेमवर्क है तो मनरेगा का आप जानते हैं सेक्शन 17 जो है वो ग्राम सभा को रिस्पॉन्सिबल ठहराता है कि आपको वर्क एग्जीक्यूशन का बेसिकली मॉनिटरिंग करना है. और इंडिपेंडेंट सोशल यूनिट्स हैं हर एक स्टेट में मनरेगा के तहत. दे आर मैंडेटेड टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली एंड ऑल दैट. और आप जानते हैं जैसे मेघालय का यहाँ एग्जाम्पल लिखा है. Meghalaya first state है to operationalize social audit law that Meghalaya Community Participation and Public Services Social Audit Act exist करता है 2017 का. तो ये जो state level legislation है it's like first of its kind of course. तो सोशल ऑडिट्स यहाँ पे मेघालय में एक मैंडेटरी प्रैक्टिस है. आपके प्रीलिम्स के लिए मेघालय का भी एक एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए तो है ही. चलिए ठीक है. तो ये कुछ चीज़ें आपको अगर आप राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पढ़ते हैं जो कि आप GS2 में भी पढ़ेंगे, GS4 में भी पढ़ेंगे, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, तो उसमें भी इट सपोर्ट्स सोशल ऑडिट सिस्टम इन इंडिया, राइट, वेरी वेल. सो दिस इज समथिंग यू मस्ट नो. एक नेशनल रिसोर्स सेल फॉर सोशल ऑडिट जो है. ओके. सो ये जो नेशनल रिसोर्स सेल फॉर सोशल ऑडिट NRCSA, तो जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है उसने इसको एस्टैब्लिश किया हुआ है. और ये एंटिटी क्या करती है, सोशल ऑडिट्स इंश्योर करती हैं कि हो थ्रू डेडिकेटेड सोशल ऑडिट यूनिट्स एट द स्टेट लेवल. ओके. तो ये बेसिकली आपको कुछ 4-5 पॉइंट्स पता होने चाहिए कि इंडिया में सोशल ऑडिट जैसा काम चल रहा है ना. लेकिन ऑफ कोर्स इसमें चैलेंजेस होंगे कुछ कि लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, लैक ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स है, लिमिटेड कैपेसिटी है, लिमिटेड ट्रेनिंग है ना. तो वे फॉरवर्ड अगर मैं आपसे पूछूं फिर बढ़ाएं कैसे, ये इतनी दिक्कतें तो आपने बता दी. तो आप बोलें कि आप टेक्नोलॉजी को इनकलकेट करें, ट्रांसपेरेंसी के लिए ब्लॉकचेन ले आइए, है ना, सोशल ऑडिट्स के लिए.
So this will definitely provide integrity to the social audit system. और क्या कर सकते हैं आप स्टैंडर्डाइजेशन लेके आइए, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन लेके आइए, कुछ इस तरह से स्ट्रेंथन कीजिए इस एक्ट को, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट को, ठीक है। तो मोर और लेस मेरे पार्ट पे जो एक्सप्लेनेशन थी वो सिर्फ इतनी ही थी। एक यहाँ पे टॉपिक रह गया है जिसमें अगेन इट्स जस्ट अ 1 पेज थिंग, और इसमें से भी कुछ समझाने वाला नहीं है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम क्या है। ओके तो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस है, इट पुट इन प्लेस दिस सीपी ग्राम्स। सीपी ग्राम्स जो है 2007 में आया था, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो सिटीजन्स के लिए 24/7 अवेलेबल है। प्रीलिम्स में ये आपको चौंका ना दे, इट्स एक्चुअली ट्रू कि सिटीजन्स जो है अपनी ग्रीवेंसेस को लॉन्च कर सकते हैं टू द पब्लिक अथॉरिटीज किसी भी सब्जेक्ट पे सर्विस डिलीवरी रिलेटेड, ठीक है। ये एक सिंगल पोर्टल है जो कनेक्टेड है टू ऑल द मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, connected to all the ministries and departments of government of India and states। issues जो ये नहीं उठाता, ये important है, क्योंकि for example एक पूरा question ही ये है कि which of the following issues are taken up for redress by CP grams। तो RTI matters यहाँ नहीं आप लॉन्च कर सकते, कोर्ट रिलेटेड मैटर्स आप नहीं लेके जा सकते, रिलीजियस मैटर्स आप इनके पास नहीं लेके जा सकते, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। ओके 2022 में सरकार ने बोला था कि अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे 10 स्टेप रिफॉर्म्स ऑफ सीपी ग्राम्स, जो आपको यहाँ देखने के लिए मिल सकते हैं। ओके 10 स्टेप रिफॉर्म्स क्या है सीपी ग्राम्स के? यूनिवर्सलाइजेशन करना सीपी ग्राम 7.0। अब देखिए इसके वर्जन आते गए ना, 2007 से चल रहा है ये, तो ऑफकोर्स इसका और बेटर वर्जन, तो हमें अब यूनिवर्सलाइजेशन करनी है इस 7.0 वर्जन की, ओके जिसमें ग्रीवेंसेस को हम ऑटो रूट कर सकें, ओके टू द लास्ट माइल। टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट्स करना, ओके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग को यूज करके लैंग्वेज ट्रांसलेशन, पोर्टल इन 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस अलोंग विद इंग्लिश, ग्रीवेंस रिड्रेसल इंडेक्स जिसमें हम मिनिस्ट्रीज को डिपार्टमेंट्स को रैंक करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, कितनी क्विकर वे में वो ग्रीवेंस रिड्रेसल करते हैं। फीडबैक कॉल सेंटर, 50 सीटर कॉल सेंटर टू कलेक्ट फीडबैक डायरेक्टली फ्रॉम सिटीजन्स। 1 नेशन 1 पोर्टल, इंटीग्रेशन कर दी हमने सारे स्टेट पोर्टल्स की, बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोर्टल्स की, जैसे मैंने बताया कनेक्टेड टू ऑल द मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स। 1 नेशन 1 पोर्टल, इंक्लूसिविटी एंड आउटरीच, जी हाँ बिल्कुल, रिमोटेस्ट ऑफ द रिमोटेस्ट एरियाज के जो सिटीजन्स हैं वो अपनी ग्रीवेंसेस भी इसमें फाइल कर सकते हैं। ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग जो हम कंडक्ट करते हैं सैवटम स्कीम के माध्यम से, जो आप अपने एथिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। मॉनिटरिंग प्रोसेस है, मंथली रिपोर्ट्स गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज के लिए, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स या स्टेट्स या यूटीज की भी मिनिस्ट्रीज की मंथली रिपोर्ट्स होती हैं मॉनिटरिंग के लिए। डेटा स्ट्रैटेजी यूनिट, ओके डेटा स्ट्रैटेजी यूनिट को एस्टैब्लिश किया गया है इस डिपार्टमेंट में ही, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। और ये डेटा स्ट्रैटेजी यूनिट क्या करता है? डेटा एनालिटिक्स रिलेटेड अपने इंसाइट्स देता है और इम्प्रूवमेंट के लिए काम करता है डेटा को यूज करके, ओके। अब यहाँ पे क्या बात की गई है? गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हैं फंड्स रीवैम्प्ड स्कीम फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए। अब देखिए ऑलरेडी एक स्कीम फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एग्जिस्ट करती है, उसको रिवैम्प कर दिया गया है, तो इट्स लाइक रीवैम्प्ड स्कीम फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। तो ये बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस के अंडर है, इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा अगले 2 साल में, ओके 2024-25 2025-26 ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल। इसके 2 वर्टिकल्स हैं, आपको पता होना चाहिए, एक तो कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम फॉर रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस और दूसरा बेसिकली है स्कीम फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ओके। तो ये चीज आप यहाँ पे देखिए। थैंक यू सो मच, आई विल एंड द वीडियो हियर, प्लीज लाइक द वीडियो।